गाइस, क्या आवाज़ आ रही है? एक बार जल्दी से मुझे बता देंगे। ओके। ओके गाइस। अब आ रही है आवाज़। ठीक है ना? चलिए। एक मिनट, हाँ, मैं जल्दी से लिंक शेयर कर देता हूँ हर जगह पे। ओके। सो मैंने बेटा नोट्स का लिंक भी जो है वो शेयर कर दिया है। ठीक है ना? मैंने लाइव चैट बॉक्स में डलवाया था, मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी डलवा दूंगा बाद में। ठीक है? तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। राइट। मैं चाहूँगा कि आप उसका प्रिंट निकाल लें जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं, तो ताकि हम उसमें फिर नोटिंग वगैरह सब कर सकें। ठीक है? चलिए। ओके, लेट अस गेट स्टार्टेड गाइस। चलिए। हाँ, तो अभी हमारे बैच के बारे में जो भी बातें थी, हमने हमारे पिछले सेशन में आपके साथ कर ली है। सारी बातें आपके साथ पिछले सेशन में मैंने कर ली है कि बैच में क्या होगा, कैसे है ना, कैसे एनरोल करना है, सब बातें हो गई है। ठीक है? मैं एक बार बस आपको ये बता दूं कि हमारा ये जो अर्ली बर्ड बैच है, इसमें हम क्या करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू कवर दी बेसिक्स ऑफ एफएम। हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे कवर करेंगे। एंड हम एफएम का चैप्टर नंबर 6 यहाँ पे करने वाले हैं, लेवरेज एनालिसिस, हमारे अर्ली बर्ड बैच में। डन? ओके। बाकी एनरोलमेंट की सारी लिंक्स जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दी है, आप जाके एनरोल बाद में कर सकते हैं। ठीक है ना? आपको मेन बेनिफिट अर्ली बर्ड का ये मिलता है कि आपको ओल्ड प्राइस पे जो है आप लॉक कर सकते हैं हमारे बैच को। ठीक है ना? तो आपको फिर बाद में जब रिजल्ट आ जाएगा, आप क्लियर कर लेंगे, तो आप ओल्ड प्राइस पे, कम प्राइस पे एनरोल कर पाएंगे हमारे बैच में। ओके, चलिए आइए अभी इधर। सो हमने कल आपको एफएम का बेस जो है, बेसिक जो है, आपको बताया था कि एफएम होता क्या है। तो लेट अस गेट स्टार्टेड विद दिस फर्स्ट। राइट? तो मुझे बताइए, मैंने स्टार्ट किया था, मैं पेज नंबर 1.1 पे आ गया हूँ। ठीक है ना? मैं चाहूँगा कि इस पीडीएफ का प्रिंट निकाल ले ताकि आप जो है मेरे साथ लिख सके उसमें। ठीक है? ओके। यस। चलिए, तो मुझे आप लोग जल्दी से बताएंगे। यस। पॉइंट ये है कि व्हाट इज एफएम, बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट, प्रोसेस ऑफ एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फंड्स एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स। हमें, हम हमारे बिजनेस में हमें कितना पैसा चाहिए और हम कहाँ से लेके आए, है ना? क्योंकि हम कहाँ से लेके आए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम कहाँ से लेके आए पैसों को। क्योंकि अलग अलग जगह से, जैसे अगर मैंने इक्विटी शेयर इशू किया, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स, मैंने इक्विटी शेयर इशू किया, उसके बदले मुझे पैसा मिला। इक्विटी शेयर होल्डर्स मुझे फुकट में पैसा नहीं देंगे, वो मुझसे कुछ ना कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे अपने पैसों पे। मैंने अगर प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया, उसके बदले लोगों से पैसा लिया, तो वो मुझे फुकट में पैसा नहीं देंगे, वो मुझसे कुछ ना कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स के पैसों के बदले। मैं अगर बैंक से लोन लेता हूँ या मैं डिबेंचर्स इशू करता हूँ, बॉन्ड्स इशू करता हूँ, तो कोई मुझे फुकट में नहीं देगा पैसा। मेरे कंपनी को जो भी मुझे पैसा दे रहे हैं, वो उन पैसों के बदले कुछ ना कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। तो अगर मैंने ऐसी जगहों से बेटा पैसा उठा लिया जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्ट उसका उठाना पड़े, तो ये मेरे लिए सही नहीं होगा, मेरे बिजनेस के लिए सही नहीं होगा। जैसे मैंने कल एक सिंपल एग्जांपल आपको दिया था। समझो आपको घर लेना है, और घर के लिए समझो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है आपको लोन दे रहा है 10% पे या 8% पे। एसबीआई आपको लोन दे रहा है समझो 8% पे, और एचडीएफसी बैंक बोलता है हम भी आपको घर के लिए लोन दे सकते हैं, पर हम लोन देंगे 10% का। तो अब क्या करेंगे? आप खुद सोचो, आप कहाँ से पैसा लोगे लोन पे, एसबीआई से कि एचडीएफसी से? बोलेंगे सर हमको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में, हमें कम कॉस्ट में लोन मिल रहा है एसबीआई से। हमें हमें कम कॉस्ट में हमें कम कॉस्ट में नोट्स मिल रहे हैं, कहाँ से बताइए? हमें कम कॉस्ट में नोट्स मिल रहे हैं कहाँ से बताओ? हमारे हमारे
कम कॉस्ट में हमें नोट्स मिल रहा है, कहाँ ये पैसा मिल रहा है, कहाँ से बताइए? हमें पैसा मिल रहा है SBI से, तो हम क्या करेंगे, हम SBI से लेंगे। तो हमें क्या देखना है कि कॉस्ट कहाँ पे है, ठीक है ना, प्लीज़ ध्यान दीजिए। तो इधर आइए, क्लियर है बात यहाँ तक, मुझे बताइए, कम ऑन, ओके। तो बोलते हैं कि एफिशिएंट वे में पैसों को अक्वायर करना है, लेके आना है बिजनेस में, एंड देन उन पैसों को सही जगह पे लगाना भी है, समझा ना? एंड देन उन सब चीज़ों को आपको सही जगह पे, सही जगहों पे पैसा लगाओगे, तब जाके आपको रिटर्न मिलेगा, तब जाके पैसा कमा पाओगे कंपनी में। सो एफिशिएंट एक्विजिशन एंड एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ फंड्स। और ये हम क्यों कर रहे हैं? दो चीज़ों के लिए, ठीक है ना। ये हम क्यों कर रहे हैं, मुझे बताइए, ये हम क्यों कर रहे हैं? ये हम बेटा कर रहे हैं फॉर व्हाट? ये हम कर रहे हैं फॉर व्हाट? फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। तो बोलते हैं हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये चीज़ें करने की ज़रूरत क्या है? हमारे दो ऑब्जेक्टिव हैं, एक हमारे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज होना चाहिए, दूसरा जो है, प्लीज़ ध्यान देंगे, दूसरा जो है हम चाहते हैं कि हमारे शेयर होल्डर्स जो है, कौन से शेयर होल्डर? यहाँ पे हम इक्विटी शेयर होल्डर की बात कर रहे हैं, जो कि हमारे कंपनी के मेन ओनर्स होते हैं। हमारे जो इक्विटी शेयर होल्डर है ना, हम चाहते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़े। इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ कब बढ़ेगी? जब बेटा हमारे कंपनी की मार्केट में वैल्यू बढ़ती है, करेक्ट। अभी जैसे अगर मैं बात करूं बेटा, मैंने आपको बताया था रिलायंस कंपनी, ठीक है ना, रिलायंस कंपनी की मार्केट वैल्यू क्या है? अगर मैं आपको पूछूं कि व्हाट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ रिलायंस कंपनी, ठीक है, तो आइए लेट्स सी, हम आइए ये चीज़ को देखते हैं, ठीक है ना। एक में रुके, मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, हाँ, रिलायंस, लेट्स सी। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है ना, कंपनी का नाम है RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आज ये शेयर जो है 2927, 2900 रुपये का है, अप्रॉक्सीमेटली 2927 रुपीज़ का ये शेयर है, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है मार्केट कैप, आपको दिख रहा है? यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है? यहाँ पे इन्होंने दिया है मार्केट कैप। मार्केट कैप मीन्स मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब कि मार्केट के नज़रिए से, मार्केट के हिसाब से इस कंपनी का क्या वैल्यू है, दैट इज़ मार्केट कैप, है ना। अच्छा सर, ये कैसे निकलता है? तो बेटा रिलायंस के जितने भी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है ना, अगर आप वो नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 2927 से, तो आपको मिल जाएगा कि इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। अब कितना आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, 19.82 LCR, मतलब बेटा अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख करोड़, समझा? मतलब 20 के बाद 12 जीरो यूज करना है आपको, 20 लाख करोड़, इतना इसका क्या है, इतना इसका मार्केट वैल्यू है। अच्छा, इसका मार्केट वैल्यू कैसे बढ़ेगा? और तो इसके नंबर ऑफ शेयर्स तो कांस्टेंट है, क्या करेगा ये? रिलायंस कंपनी को ऐसी सॉरी, रिलायंस कंपनी को ऐसी हरकतें करनी पड़ेंगी बेटा जिससे इनका शेयर प्राइस बढ़े। जब इनका शेयर प्राइस बढ़ेगा तो मार्केट वैल्यू और बढ़ेगी, समझ में आ रहा है? जैसे सिंपल भाषा में समझो, हमारी कंपनी MV फूड्स लिमिटेड, हमारे समझो टोटल 1000 शेयर्स हैं, 1000 इक्विटी शेयर्स हैं, ठीक है ना। इसकी आज समझो मार्केट में शेयर प्राइस है समझो 200 रुपये की, तो मेरे कंपनी का मार्केट वैल्यू, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या हो जाएगा? 2 लाख, ये सुनो। अच्छा, अगर मैं अच्छी हरकतें करूंगा मेरे बिजनेस में, मैं अच्छे डिसीजंस लूंगा, मैं सही प्रकार से पैसों को एलोकेट करूंगा, सही प्रकार से पैसों को लेके आऊँगा बिजनेस में, तो ये सब चीज़ों से क्या होगा? इससे पॉजिटिव असर पड़ता है ना, हमारे कंपनी पे। ऐसे बहुत मल्टीपल रीजंस होते हैं कि शेयर का प्राइस बढ़ता क्यों है, कम क्यों होता है, मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, है ना। मुझे समझो बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया, मेरे कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो ये सब चीज़ों से शेयर प्राइस पे इसका पॉजिटिव असर पड़ता है। और समझो शेयर प्राइस जो है 200 से बाद में 300 रुपये हो गया, तो क्या हो जाएगा? यही 1000 शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू हो क्या हो जाएगी बेटा? वो हो जाएगी 3 लाख रुपए। मतलब हो क्या रहा है? मार्केट के नज़रिए से मेरे कंपनी की वैल्यू बढ़ रही है, इसको बोलते हैं वैल्यू मैक्सिमाइज, मेरी वैल्यू बढ़ रही है, मार्केट वैल्यू बढ़ रही है कंपनी की। और मार्केट वैल्यू बढ़ेगी तो होगा क्या? ये 1000 शेयर्स जो लोगों के पास होंगे, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास बेटा ये 1000 शेयर्स है, उन सब की भी संपत्ति बढ़ रही है ना। समझो इसमें से आपके पास बेटा 50 शेयर थे,
तो आपके पास 50 इंटू 200 कितना हो गया, 10,000 रुपये की आपकी पहले वैल्यू थी, आपके पास 10,000 रुपये की शेयर्स थे। बाद में जब ये शेयर प्राइस 300 हो गया तो अब 15,000 के शेयर्स हो गए आपके पास। तो आपका वेल्थ बढ़ रहा है, शेयर होल्डर का वेल्थ बढ़ रहा है। ये हम चाहते हैं किस में बताइए, हमारे एफएम में। हम चाहते हैं हमारे शेयर होल्डर्स का वेल्थ मैक्सिमाइज हो। कैसे होगा वेल्थ मैक्सिमाइज, कैसे होगा, जब शेयर होल्डर्स का, जब हमारे कंपनी का वैल्यू बढ़ता है तो शेयर होल्डर्स का वेल्थ अपने आप मैक्सिमाइज होता है। क्लियर है, बात समझ में आ रही। तो मैक्सिमाइज करना मतलब हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हो, ऐसा समझे ना। मैक्सिमाइज करने का मतलब है बेटा कि ज़्यादा से ज़्यादा हो। क्लियर है बात। क्या हम आगे बढ़े, डन। तो मुझे बताइए वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स कैसे निकालेंगे, बताइए कैसे निकलेगा। तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भैया नंबर ऑफ, लिखिए प्लीज़, हम बोलेंगे नंबर ऑफ शेयर्स या नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, है ना। इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, इसको मल्टीप्लाई कर दो MPS। MPS मीन्स मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, है ना, या मार्केट प्राइस पर शेयर। तो ये करने से हमें हमारे कंपनी का मार्केट वैल्यू मिलेगा। मार्केट वैल्यू बढ़ेगा, मार्केट वैल्यू ही हमारे शेयर होल्डर की वेल्थ है। मार्केट वैल्यू बढ़ेगा तो शेयर होल्डर्स का वेल्थ भी बढ़ेगा। बस सिंपल भाषा में यही है, ठीक है। अच्छा, ये वेल्थ निकालने के और भी तरीके हम बाद में देखेंगे, अभी सिंपल भाषा में ये चीज़ है, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट अगली बात देखेंगे। नेक्स्ट देखें प्लीज़, बताए, कम ऑन। यहाँ तक क्लियर है, क्या मैं आगे बढ़ूँ, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? ओके डन, जल्दी नेक्स्ट देखेंगे। मैंने क्या बोला, नेक्स्ट मैंने बोला था कि एफएम का जो सब्जेक्ट है ना, इट फोकसेस ऑन 3 मेजर फाइनेंशियल डिसीजंस। हम 3 मेजर डिसीजंस पे फोकस करते हैं। यहाँ पे कौन सी 3 चीज़ों पे फोकस करते हैं, बोलते हैं कि हमें एफएम में 3 प्रकार के डिसीजंस लेने होते हैं। पहला डिसीजन क्या है, फाइनेंसिंग डिसीजन, दूसरा है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तीसरा है डिविडेंड डिसीजन। व्हाट इज फाइनेंसिंग डिसीजन, बोलते हैं कि मुझे मेरे बिजनेस को चलाने के लिए कितना पैसा लगेगा और ये पैसा कहाँ से लेके आऊँ, इसकी बातें फाइनेंसिंग डिसीजन में होती है। इसमें ये सारे चैप्टर्स आपके कवर होंगे जो फाइनेंसिंग डिसीजन से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट फिर बात आती है कि जब बिजनेस में पैसा आ जाएगा तो अब इन पैसों को मुझे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ एलोकेट करना है, कहाँ ये पैसों को कहाँ यूज़ करना है, हमें हमारे पैसों से कौन से फिक्स एसेट्स लेने हैं, हमारा करंट एसेट्स कितने होने चाहिए बिजनेस में, इसकी बातें आ जाती है इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। इसमें 2 चैप्टर्स आएंगे आपके, चैप्टर 7 जिसका नाम ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, एंड चैप्टर 9 वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, है ना। मैंने बोला था कि हम अगर कोई भी बिजनेस करते हैं तो सिर्फ अगर समझो मैं कुछ मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा हूँ, है ना, तो मैंने बस फैक्ट्री बना दी, ऑफिस बना दिया तो क्या काम अपने आप हो जाएगा? नहीं, हमें डे टू डे बेसिस पे बिजनेस को चलाने के लिए भी कुछ पैसा लगता है, जिसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल निकलता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, है ना, आपने बचपन में पढ़ा होगा। अब ऐसा एग्जैक्टली क्यों होता है ये हम बाद में देखेंगे, चैप्टर 9 में हम लॉजिकली पढ़ते हैं कि एग्जैक्टली ऐसा ही क्यों फॉर्मूला आता है, ठीक है, पर वो बाद में आएगा चैप्टर 9 में, ठीक है। अभी बस मैं बता रहा हूँ, एक ओवरव्यू हम ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगली बात, हमने एसेट्स में पैसा लगाया, है ना, हमने मशीनरी खरीदी, फैक्ट्री बनाया, है ना, इससे गुड सर्विस बनाए, गुड सर्विस बना के बेचे, गुड सर्विस बेच के हमने कमाया पैसा, प्रॉफिट कमाया, सारे खर्चे सब खर्चे करने के बाद हमारे पास जो पैसा बचा, जो प्रॉफिट बचा, अब उसमें से अब हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि अब हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड बांटे। इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है या नहीं, ये कोई कंपल्शन नहीं है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना ही है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता। समझ में आ रही बात है? हाँ, तो अब आप ये चीज़ ना बाद में लॉ में पढ़ेंगे, है ना, आप ये चीज़ लॉ में पढ़ेंगे, ऑडिट में भी थोड़ा बहुत आएगा इसके बारे में, है ना, कि अगर डिविडेंड बांटना है तो फिर इसके लिए कौन सा रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है ना, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, वो सब लॉ में बाद में बताएगी कंपनीज एक्ट के हिसाब से। और अगर समझो क्या बताइए, अगर ये डिसाइड होता है कि डिविडेंड बांटना है तो फिर उसके हिसाब से बांटेंगे, नहीं बांटना है तो नहीं बांटेंगे। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांटना ये कोई कंपल्शन नहीं होता, ठीक है ना, इसलिए ये डिसाइड करना होता है हमें, ये डिसाइड करना है हमें कि हमें इनको कितना डिविडेंड देना है। तो जो फाइनली सारे प्रकार के खर्चों के बाद जो हमारा प्रॉफिट बचा उसमें से अब कितना हमें इक्विटी वालों को डिविडेंड देना है और कितना रिटेन करना है पैसा कंपनी में ही, ताकि फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ कर सके, इसे बोलते हैं बेटा डिविडेंड डिसीजन। और इसके बारे में हम पढ़ेंगे एफएम के चैप्टर 8 में। क्या क्लियर है बात? ये सारी बातें हमने हमारे पिछले सेशन में की थी। एम आई क्लियर? मुझे बताइए, कम ऑन जल्दी, एम आई क्लियर? जल्दी बताए। अब क्या बोलते हैं कि देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं,
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक हमने एक बैलेंस शीट बनाई है, ठीक है ना। अच्छा, मज़े की बात है, हम कंपनीज एक्ट में पढ़ते हैं ना, और अकाउंट्स में भी शायद आपको ये होगा, राइट। हाँ, हम क्या बताएं, कंपनीज एक्ट में आप पढ़ेंगे, अकाउंट्स में आपको आएगा शेड्यूल 3। क्या आता है बताओ, शेड्यूल 3। ये शेड्यूल 3 क्या होता है बताइए, व्हाट इज शेड्यूल 3। बोलते हैं शेड्यूल 3 के हिसाब से आपको जो है ये बैलेंस शीट वगैरह बनानी पड़ती है, और उसमें वर्टिकल फॉर्मेट होता है ना, वर्टिकल फॉर्मेट। लेकिन हमें एफएम के अंदर जब भी बैलेंस शीट बनाने को बोले तो आपको ऐसे ही ये टी, इसको बोलते हैं टी फॉर्मेट, ऐसे आपको टी फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनानी है, सिंपल वे में। आपको कुछ वर्टिकल फॉर्मेट वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं होती यहाँ पे, ओके। तो हमें यही अपना सिंपल टी फॉर्मेट यहाँ पे बनाना होता है, ठीक है ना। ओके, बोलते हैं सर वाइंडिंग अप के टाइम अगर पैसे बचते हैं तो ही इक्विटी वालों को मिलते हैं ना। हाँ, अब वो सब बातें क्यों अननेसेसरी इसमें क्यों घुसा रहे हैं आप, ठीक है ना। बोलते हैं सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी बैलेंस शीट आएगी क्या। बेटा इसमें कोई अकाउंटिंग एंट्री वगैरह ये सब आपको नहीं सिखाएंगे कि अकाउंटिंग एंट्री पास करो, फिर उसकी लेजर पोस्टिंग होंगी, फिर ऐसा नहीं। पर बैलेंस शीट आपको कहीं कहीं कुछ कुछ क्वेश्चंस में बनानी होती है, तो आपको ये सारी वैल्यूज़ आप निकालेंगे पहले। जैसे रेशियो एनालिसिस चैप्टर में आपको रेशियोज दिए रहेंगे, उसको यूज़ करके आप इन सब की वैल्यू निकालेंगे और बस ऐसी बैलेंस शीट बना देंगे, सिंपल सी बात है। ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट वाली कोई चीज़ नहीं है। चले वापस आई। अब पॉइंट क्या है, जैसे हम हमारे बिजनेस में हमें पैसा कहाँ से मिलता है, व्हाट इज़ आवर सोर्स ऑफ फाइनेंस, सोर्स कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है। तो ये जो हमारे बैलेंस शीट की जो लेफ्ट साइड है ना, ये हमारे सोर्स ऑफ फाइनेंस की बातें करता है। सोर्स ऑफ फाइनेंस की पैसा कहाँ से आएगा हमारे पास। तो हमारे कंपनी में हम पैसा कहाँ से ला सकते हैं, हम या तो इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं, या तो प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं, या लॉन्ग टर्म डेट में सब आ गया है ना, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, है ना आपका, फिर बैंक लोन सब इसमें आ गया, ठीक है। ओके, एंड रिजर्व एंड सरप्लस सर ये क्या है। ऐसा हो सकता है कि हमारी कंपनी बहुत सालों से चल रही है, पास्ट में हमने कुछ प्रॉफिट्स कमाए थे, तो वो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वो इसके अंदर आ जाते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में, कि पिछले सालों में जो मैंने प्रॉफिट कमाया था और मैंने डिविडेंड भी नहीं बांटा, तो वो पैसों को मैंने कंपनी में ही रहने दिया, है ना, तो मेरे रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाता है। वो पैसा फिर मैं आगे फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ कर सकता हूँ। तो ये सब हमारे हो जाते हैं बेटा लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। क्या हो जाते हैं, ये सारे हमारे हो जाते हैं बेटा लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। क्लियर, आगे बढ़े नेक्स्ट। अगली बात, करंट लायबिलिटी, ये हमारे होती है शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। शॉर्ट टर्म क्यों होता है, क्योंकि हमें इसे रीपे विद इन 12 मंथ्स करना होता है। जनरली जो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है ना, इसको हमें रीपे या तो करना ही नहीं होता, या तो लॉन्ग टर्म में करना होता है, 1 साल से ज़्यादा समय के लिए। लेकिन करंट लाइबिलिटीज में वो सारी हमारी लाइबिलिटी आती है जिन्हें हमें विद इन 12 मंथ्स जो है, या विद इन 12 मंथ्स हमें जो है रीपे करना होता है। तो समझो आपने कोई बैंक लोन लिया जो 12 महीने से कम में आपको रीपे करना है, तो वो भी करंट लाइबिलिटी में आ जाएगा। लेकिन जनरली करंट लाइबिलिटी में जो मेजर कंपोनेंट होता है वो होता है बेटा क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर एक प्रकार का हमारा करंट लाइबिलिटी है, और ये भी एक सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। आई, ये भी एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है। आई सर, सोर्स ऑफ फाइनेंस तो वो होता है ना जहां से हमें पैसा मिल रहा है। सर क्रेडिटर से हमें पैसा मिलता थोड़ी है, हमें तो क्रेडिटर को पैसा पे करना होता है। बिल्कुल सही, लेकिन क्रेडिटर भी एक सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। सर कैसे, आप ऐसा समझिए, आपने बेटा अभी बिजनेस चालू किया, ठीक है, और आपको जो है क्या बताइए, जैसे समझो आपको शर्ट बनाना था, आपको शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का आपने बिजनेस स्टार्ट किया, और शर्ट बनाने के लिए आपको क्या लगेगा, क्लॉथ लगेगा, कपड़ा लगेगा। क्लॉथ एक प्रकार का रॉ मटेरियल है, यस और नो, है ना। अब समझो आपको जो है 10 लाख रुपए के शर्ट बनाने हैं, और ये 10 लाख रुपए के शर्ट बनाने के लिए समझो आपको 4 लाख रुपए का कपड़ा चाहिए। अब आप गए कपड़े के सप्लायर के पास, आपने बोला, है ना, सप्लायर का नाम है समझो आईजी क्लॉथ लिमिटेड, है ना। तो इंद्रेश सर का काम क्या बताओ, कपड़ा बनाना, ठीक है, प्लीज ध्यान दीजिए। तो आप इंद्रेश सर के पास गए, जो कि एक क्या है, जो सप्लायर है, जो क्लॉथ बना के सप्लाई करते हैं मैन्युफैक्चरर्स को। मैंने बोला आईजी सर मुझे ना 4 लाख रुपए का कपड़ा चाहिए, मुझे 4 लाख रुपए का क्या चाहिए, कपड़ा चाहिए, राइट। हाँ, लेकिन सर पॉइंट ये है ना कि देखो, अभी तो मैं पहले आपसे ये कपड़ा लूँगा, ये कपड़े से मैं शर्ट बनाऊँगा, फिर ये शर्ट
जब बिकेगा कस्टमर को, फिर कस्टमर से सर जब पैसा मेरे पास आएगा तब जाके मैं आपको पे कर पाऊंगा ना। अभी मेरे पास 4 लाख रुपए है ही नहीं आपको पे करने के लिए। सर एक काम करो ना, क्या आप मुझे ये 4 लाख का कपड़ा जो है ये उधारी पे दे सकते हैं क्या? सर अगर आप मुझे ये उधारी पे दे देंगे ना, अगर आप मुझे ये क्रेडिट पे दे देंगे तो क्या है ना सर, मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। फिर मैं क्या करूँगा, आपसे ये माल लिया उधारी पे, इससे शर्ट बनाऊंगा, शर्ट को बेचूंगा, है ना, और जब कस्टमर से पैसा आएगा ना सर, फिर मैं आपको रीपे कर दूंगा आपका पैसा। मतलब पॉइंट क्या है, हमें ये 4 लाख रुपए की जरूरत अभी थी पर हमारे पास 4 लाख थे ही नहीं। हमें क्यों चाहिए था 4 लाख? ये कपड़ा खरीदने के लिए। तो ये बंदे ने क्या किया, आईजी सर ने क्या किया, हमें ये 4 लाख का कपड़ा उधारी पे दे दिया। क्या ये सप्लायर जो है हमारा, जैसे आईजी सर, क्या ये भी हमारे एक प्रकार से सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गया क्या? हाँ, हमें 4 लाख रुपए की जरूरत थी, क्यों चाहिए था? कपड़ा खरीदने के लिए। इस बंदे ने कपड़े ही दे दिए ना हमको, ये कपड़ा ही तो दे दिया उसने, रॉ मटेरियल दे दिया उसने। तो जब ये सप्लायर हमें उधारी पे माल बेचता है और क्या हमारा क्रेडिटर बन जाता है, तो क्या वो भी एक प्रकार का सोर्स ऑफ फाइनेंस है। समझा कि अब जब मुझे यहां से उधारी पे माल मिल चुका है तो अभी मुझे ये अमाउंट इनको अभी का अभी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सिंपल भाषा में होता क्या है बेटा, कि हमारे जो लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस है ना, वो हम यूज करते हैं फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए, और हम हमारे शॉर्ट टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस को यूज करते हैं करंट एसेट्स को बनाने के लिए। क्या आपको बात समझ में आ रही है? लेकिन बेटा ये करंट एसेट्स के अंदर कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज से उन पैसों को उनको क्या कर सकते हैं, हम फाइनेंस कर सकते हैं। इसके बारे में ये थोड़ा सा हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है, एफएम चैप्टर 9 में जब हम जाएंगे ना तब हम उसकी बातें करेंगे, ठीक है। तो सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे ये क्या है, हमारा जो बैलेंस शीट का ये वाला जो हिस्सा है ये हिस्सा दर्शा रहा है एक्विजिशन ऑफ फंड्स के पार्ट को, कि पैसा कहां से लेके आऊं, और ये पार्ट बैलेंस शीट का दर्शाता है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स को, कि हम जो बिजनेस में पैसा लेके आए वो हमने कहां कहां यूटिलाइज किया हुआ है। क्या आपको समझ में आ रहा है? तो एक्विजिशन ऑफ फंड्स, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, तो बैलेंस शीट में भी हम वही चीजें देखते हैं। क्लियर है बात? ओके, यहां तक डन है? मुझे बताइए, बोलते हैं सर क्या एफएम और एसएम जो है ये थियरी सब्जेक्ट है या प्रैक्टिकल है? तो दोनों के लिए अलग अलग जवाब होगा। पहली बात, एफएम की अगर हम बात करें तो एफएम का इस सब्जेक्ट में थियरी भी होता है, क्योंकि हमें पहले कॉन्सेप्ट्स तो पढ़ने पड़ेंगे ना, और फिर वो कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, है ना। और हमें थियरी क्वेश्चन भी आ सकते हैं, पर मेजरली क्या होता है बताइए, हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अकाउंट्स में आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, उस प्रकार के क्वेश्चंस एफएम में भी आते हैं। पर अकाउंट्स में क्या थ्योरी सवाल भी आता है क्या? कुछ कुछ, हाँ, वैसे ही एफएम में भी थ्योरी सवाल आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आएंगे हम बाद में करेंगे, पहले अभी आपको बेटा जब कुछ आता ही नहीं है, अभी आपको एफएम में जब कुछ आता ही नहीं है बेटा, तो बात तो थ्योरी से ही चालू करनी पड़ेगी ना। पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स तो बताने पड़ेंगे ना, तब जाके ही तो आगे फिर क्वेश्चंस की बातें आएगी, है ना। ओके, अगर मैं बात करूं बेटा एसएम की, तो एसएम पूरा का पूरा थियोरेटिकल सब्जेक्ट होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ थियरी क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि लॉ में होता है, लॉ में कोई न्यूमेरिकल नहीं आता जनरली, है ना, लॉ सब्जेक्ट हो गया, ऑडिट हो गया, तो वैसे ही एसएम का सब्जेक्ट है, इसमें कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आता है। हाँ, यहाँ पे जो थियरी हम पढ़ते हैं वो प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं बिजनेसेस में, वैसा बोल सकते हैं, पर क्वेश्चन कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें नहीं आता, ठीक है। तो ये इसमें कोई ऐसा न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चन एसएम में नहीं होता है, ये थियरी पूरा सब्जेक्ट है। ओके, क्लियर है बात? तो एफ एम इज मेजरली प्रैक्टिकल एंड एस एम जो है मेजरली थियरी, ठीक है। आइए वापस आइए, क्लियर है बात? इधर आइए। अब हमें बात करना है बेटा, नेक्स्ट बात जो है जो हमें करनी है, दैट इज व्हाट, दैट इज कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो अब हमें ये सारे सोर्स ऑफ फाइनेंस को कंपेयर करना है। चलिए रेडी आप लोग, कम ऑन, सारे बच्चे यस और नो मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? जल्दी, फिर हम कंपैरिजन पे जाएंगे। कम ऑन, जल्दी जल्दी, फास्ट, एकदम जल्दी। अरे यार बोलो ना पटापट, क्या यहाँ तक बात क्लियर है? शैल आई मूव फॉरवर्ड?
जल्दी से वीडियो को लाइक भी ठोक देंगे अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो, एकदम जल्दी। आई एम वेटिंग गाइस। चलिए आएंगे अभी इधर। अब बात करेंगे हम किसकी, बताइए। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट कंपेरिजन। अब ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। हम मेजरली ये 3 सोर्स ऑफ फाइनेंस को कंपेयर कर रहे हैं, इक्विटी, डेट और प्रेफरेंसेस, ठीक है ना। ध्यान देंगे, एक एक करके चलेंगे, ठीक है। पहली बात, हमें कंपैरिजन करना है पहले रिस्क के बेसिस पे, है ना। तो पहले बताऊंगा किस बेसिस पे कंपैरिजन करना है और फिर किसके नज़रिए से करना है। तो हमें पॉइंट ऑफ व्यू रखना है कंपनी का। समझो, आप एक कंपनी है, आपकी कंपनी, ठीक है ना। आप इशू करना चाह रहे हैं, आपको पैसा चाहिए, तो आप इशू करना चाह रहे हैं या तो इक्विटी, या तो डेट, या तो प्रेफरेंस है, ठीक है। सुनना ध्यान से, एक एक करके चलेंगे, ठीक है। तो एक कंपनी के लिए इसमें से क्या सबसे ज़्यादा रिस्की होता है? मतलब क्या इक्विटी शेयर्स इशू करके पैसा रेज करना ये ज़्यादा रिस्की है, या डेट, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स इशू करके पैसा लेके आना बिजनेस में ये ज़्यादा रिस्की है, या प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करके पैसा लेके आना बिजनेस में ये ज़्यादा रिस्की है? समझा। तो एज अ कंपनी, आपकी कंपनी है, आपको पैसा चाहिए, तो आपके लिए कंपनी के नज़रिए से क्या ज़्यादा रिस्की होगा? अब सर इसके बारे में सोचते कैसे हैं, सुनना आप ध्यान से। मैं ना इन तीनों के बारे में आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। पहली बात, हम बात करते हैं बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल की। अब आप सोचो, आप जब इक्विटी शेयर इशू करते हो ना, पहली बात, इसमें कोई आपके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं होता, कोई झंझट नहीं होती रीपेमेंट की। हाँ, अगर आपने इक्विटी शेयर इशू किया और लोग शेयर होल्डर से पैसा ले लिया, अब आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि पैसा वापस अभी करना है 1 साल में, 2 महीने में, कोई ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं। जब तक कंपनी जिंदा है तब तक पैसा रख सकते हैं आप, जब कंपनी बंद होगी कभी, तब जब कुछ पैसा बचा तो उनको वापस करना है। मतलब इक्विटी शेयर इशू किया तो तुम्हारे सिर पे ये झंझट नहीं रीपेमेंट की, पहली बात। दूसरी बात, आपने इक्विटी शेयर इशू किया ना, तो आपके ऊपर ये भी झंझट नहीं है कि डिविडेंड देना ही पड़ेगा, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता। कितनी बढ़िया बात है, आपको समझ में आ रहा है। तो इक्विटी शेयर अगर इशू करके तुमने पैसा लिया लोगों से, तो आपके ऊपर कोई भी प्रकार का प्रेशर, ऑब्लिगेशन है ही नहीं। इसीलिए कंपनी के नजरिए से सबसे कम रिस्की होता है क्या, बताइए? इक्विटी शेयर इशू करना कंपनी के लिए। इसीलिए क्या बताइए, सबसे कम रिस्की क्या होता है बताइए? इक्विटी शेयर इशू करना। क्यों? क्योंकि यहां पे इनके ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं आ रहा इशू करके, समझा। तो यहां पे कंपैरेटिवली सबसे कम रिस्की क्या होता है बताओ? इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करना। अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूं डेट के बारे में। समझो आपकी कंपनी ने डिबेंचर इशू किया, आई होप आपको पता है डिबेंचर क्या है ना। तो कंपनीज क्या करते हैं, डिबेंचर इशू करती है ना, और उसके बदले लोगों से पैसा लेती है लोन पे। एक प्रकार का लोन होता है, ठीक है ना, उधारी पे हमने पैसा लिया लोगों से, ठीक है। अब जैसे ही बेटा तुमने डिबेंचर इशू किया, तुमको इंटरेस्ट पे करना चालू करना पड़ता है। तुम्हारे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो हमको नहीं पता, डिबेंचर वालों को इंटरेस्ट देना पड़ता, कोई ऑप्शन नहीं है। और आप जब डिबेंचर इशू करोगे ना, तब इशू करते वक्त बताना पड़ता है ये डिबेंचर कितने साल का है, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का, कितने साल के लिए इशू किया है। तो क्या होगा, हर साल इंटरेस्ट तो देना ही है, और 3 साल, 5 साल, 10 साल जो उसकी मैच्योरिटी पीरियड होगी, उसके बाद वो डिबेंचर का पैसा जो तुमने लिया था पूरा वापस भी करना पड़ेगा। ओ हो, मतलब आपको समझ में आ रहा है, मतलब कंपनी के लिए ज्यादा रिस्की क्या है, डिबेंचर इशू करना। क्यों? क्योंकि जैसे ही इशू करोगे डिबेंचर, तुरंत इंटरेस्ट का मीटर चालू हो जाएगा। अब तुम्हारी कंपनी प्रॉफिट कमाए या ना कमाए, इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा।
तुम्हारी कंपनी ने कुछ पैसा कमाया या नहीं कमाया, जब डिबेंचर का मैच्योरिटी पीरियड आएगा तब पूरा पैसा वापस डिबेंचर होल्डर को करना ही पड़ेगा। इसीलिए कंपनी के लिए ज्यादा रिस्की क्या होता है, डिबेंचर्स इशू करना, और दोनों के बीच में आ जाता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आई होप बेटा आपको ये साइन समझ में आती है, कुछ बच्चों को ये साइन भी समझ में नहीं आती। ये साइन का मतलब है कि ये ज्यादा रिस्की इससे, ठीक है ना, मतलब दिस इज ग्रेटर देन दिस, ग्रेटर देन दिस मतलब अमाउंट की बात नहीं कर रहा मैं, ये ज्यादा रिस्की है यहाँ पे इससे, है ना, और ये इससे ज्यादा रिस्की। अब ये जैसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है, ये सर डेट डिबेंचर से लेस रिस्की कैसे है, डिबेंचर से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिबेंचर से कम रिस्की कैसे होता है। एक ही पॉइंट है, ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला, डिबेंचर में चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो हमको नहीं मालूम, इंटरेस्ट देना ही पड़ता है डिबेंचर के लिए। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स के केस में तुम्हें प्रॉफिट होगा तो ही प्रेफरेंस डिविडेंड देना है, अगर लॉस है तो उस साल प्रेफरेंस डिविडेंड देने की जरूरत नहीं है। आपको समझा गया? तो इसलिए कंपनी के लिए ये एक राहत की बात है ना, हमें एक राहत मिल गई भाई, चलो ठीक है, मतलब प्रॉफिट होगा तो देना है प्रेफरेंस डिविडेंड, वरना ऑब्वियसली फिर आने वाले साल में देना है, ठीक है ना। पर इसमें भैया तेरे को प्रॉफिट और लॉस हो हमको नहीं मालूम, इंटरेस्ट तो हमको चाहिए ही। इसीलिए ये जो है इसके कंपैरिजन में प्रेफरेंस शेयर्स डेट के कंपैरिजन में लेस रिस्की होते हैं कंपनी के लिए, समझा। अगली बात, सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इक्विटी से ज्यादा रिस्की क्यों है। अब बेटा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में भी, इसमें भी एक होता है इररिडीमेबल, क्या बोलते हैं, इररिडीमेबल, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, और एक होते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है ना। तो जनरली रिडीमेबल, अच्छा इररिडीमेबल मतलब कि जिसमें प्रेफरेंस शेयर्स के बदले तुमने पैसा ले लिया कंपनी ने, अब तुमको जब तक कंपनी जिंदा है तब तक पैसा वापस करने का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, मेन अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, ये होता है इररिडीमेबल, जिसका कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं है। और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, जो इशू करते वक्त ही बताना पड़ेगा कि ये प्रेफरेंस शेयर का पैसा 5 साल के लिए है, ये प्रेफरेंस शेयर का पैसा 10 साल के लिए लिया, ऐसा। तो जनरली बेटा प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल भी हो सकते हैं, और अगर ये रिडीमेबल है तो कुछ समय बाद उसका पैसा वापस करना ही पड़ेगा, जो कि इस केस में नहीं होता। इसलिए ये कंपैरेटिवली ज़्यादा रिस्की है कंपनी के लिए। रिस्की क्यों है सर, रिस्की इसके लिए है बेटा क्योंकि जब ये पे करने के इसका समय आएगा और कंपनी के पास तब पैसा नहीं हुआ तो, अब आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे होगा, पैसा कहाँ चला गया। अरे बेटा जब ये पैसा लिया, जब प्रेफरेंस शेयर को इशू करके कंपनी को पैसा मिला ना, उन्होंने इस कंपनी से समझो इन पैसों से समझो कोई एसेट वगैरह खरीद लिया, और फिर उतना पैसा कमा ही नहीं पाए गुड सर्विसेज बेच के। तो रिस्क क्या है कि जब इसमें पेमेंट करने का समय आएगा और नहीं कर पाए तो, तब पैसा नहीं हुआ तो, और इसमें तो वो नौबत आनी नहीं वाली है, समझा। इसलिए ये ज्यादा रिस्की है इक्विटी वाले से। अगला पॉइंट, इसमें एक फिक्स्ड रेट से डिविडेंड देना ही पड़ता है, मतलब देना ही पड़ता है मतलब कि अगर प्रॉफिट हुआ तो फिक्स्ड रेट से डिविडेंड देना पड़ता प्रेफरेंस वाले को, कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन इक्विटी वाले में अगर प्रॉफिट हुआ ना तो कोई कंपल्शन नहीं है डिविडेंड देने का, लॉस हुआ तो भी तो डिविडेंड देना ही नहीं है, और प्रॉफिट हुआ तो भी कोई कंपल्शन नहीं है। इसीलिए कंपैरेटिवली ये ज़्यादा रिस्की है इक्विटी वाले से। मुझे बताओ क्या ये आपको रीज़न से समझ में आया मैंने क्या बोलना वाला हूँ, कि मैंने क्या जो आपको अभी बोला। अच्छा इसको ना डिटेल में बाद में FM चैप्टर 1 में देखते हैं, मैं अभी बस एक आपका बेस क्रिएट करना चाह रहा हूँ FM के सब्जेक्ट के लिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक बात क्लियर है, आई एम वेटिंग गाइस, कम ऑन। क्या यहाँ तक बात क्लियर है क्या? सब पैसे नहीं हुए तो प्रेफरेंस शेयर रिडीम नहीं करेंगे? नहीं ऐसा नहीं है, फिर तो कुछ ना कुछ करके करना पड़ेगा, वरना फिर आपका लिक्विडेशन का समय आ सकता है, या कंपनी को वाइंड अप करना पड़ सकता है, ऐसा सब होता है, ठीक है ना। तो जब समय आता है तो तब पे तो करना ही पड़ता है, ठीक है। या तो कुछ एसेट्स बेच के पैसा आएगा, वो पैसों से रिपे कर दो,
पे तो करना ही पड़ेगा, है ना। नहीं करेंगे तो फिर वो केस करेंगे, फिर केस चलेगा, फिर अगर आप नहीं कर पा रहे तो फिर कंपनी को बंद करना पड़ सकता है, ऐसा, ठीक है। पर ये सब जो ना हम होता क्या ना बेटा, हम जब पढ़ाई करते हैं ना, हम बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं। सर एकदम ऐसा होगा तो क्या, सर एकदम ऐसा, इतना अपने को इतना मतलब अननेसेसरली हम भलते डायरेक्शन में सोच रहे हैं। अभी जो हम कॉन्सेप्ट है हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे, तो मैं चाहूँगा आप सबको कि आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए कि कॉन्सेप्ट क्या है मेन, ठीक है ना। चलिए ओके, कोई बात नहीं, आगे नेक्स्ट। अब फिर से हमें इन तीनों को कंपेयर करना है, करेक्ट। हमें इन तीनों को बेटा क्या करना है, हमें कंपेयर करना है, ठीक है। पर अब किसके बेसिस पे, सुनना प्लीज ध्यान दीजिए, अब किसके बेसिस पे, प्लीज ध्यान दीजिए इधर। अब हमें बात करनी है बेटा रिस्क की। अगेन हमें रिस्क के बेसिस पे करना है कंपेयर, लेकिन 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 अब जो है क्या बताइए, अब हमें इन्वेस्टर के नज़र से सोचना है। समझा बात मैं क्या बोल रहा हूं। अब मुझे फिर से बताना है कि इन तीनों में से कौन सा ज्यादा रिस्की है, लेकिन कंपनी के लिए नहीं, इन्वेस्टर के लिए। समझो अब आप इन्वेस्टर हैं, मतलब आपके पास पैसा है, आप किसी कंपनी का या तो शेयर खरीद सकते हैं, या तो डिबेंचर खरीद सकते हैं, या तो आप किसी कंपनी का प्रेफरेंस शेयर खरीद सकते हैं। तो एज एन इन्वेस्टर के नजरिए से अब बताओ इन तीनों में से ज्यादा रिस्की कौन सा है, इन्वेस्टर के नजरिए से। यस अब सुनिए, हम बात एक एक करके फिर से मैं आपको बताता हूं कि कैसे सोचते हैं, ठीक है, या क्या पॉइंट्स को कंसिडर करना है। देखिए पहली चीज इक्विटी की बात करते हैं, ठीक है। समझो बेटा जैसे मैंने रिलायंस कंपनी के, मेरे पास रिलायंस कंपनी के कुछ शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स, ठीक है। मैंने रिलायंस कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदे हैं। अब रिलायंस कंपनी के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, रिलायंस कंपनी को मुझे डिविडेंड देना ही है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं। रिलायंस कंपनी जो है वो मेरा जो पैसा मैंने दिया हुआ है इस शेयर के लिए, वो पैसा मुझे तुरंत उसको देना ही पड़ेगा, 1 साल में 2 साल में, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। मतलब अगर कंपनी ने सच में अच्छा किया, शेयर प्राइस अगर मेरी बढ़ी, पैसों को ढंग से यूज किया और डिविडेंड देने का डिसीजन लिया, तो मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा। ओ माय गॉड, मतलब मैंने किसी कंपनी का इक्विटी शेयर लिया तो अब कंपनी के ऊपर तो कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं है, मतलब ऐसा हो सकता है कि मुझे कोई रिटर्न ही ना मिले। आपको समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहा हूं। मतलब एज एन इन्वेस्टर मेरे लिए ज्यादा रिस्की क्या है, इक्विटी शेयर, समझा। मेरे लिए एज एन इन्वेस्टर मेरे लिए ज्यादा रिस्की क्या है, इक्विटी शेयर के लिए पैसा देना। क्योंकि मैं जब ये पैसा दूंगा तो इसके बदले सामने वाले के ऊपर तो कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं है। समझ में आया पॉइंट, आगे बढ़े। अगली बात, अब हम बात करेंगे डेट की। अब सोचो अगर मैंने रिलायंस कंपनी का डिबेंचर लिया रहता ना, तो ये तो पक्का था भैया कि हर साल इंटरेस्ट मिलेगा, हर साल इंटरेस्ट मिलेगा ही। और अगर हमारे डिबेंचर्स जैसे रिडीमेबल हैं, करेक्ट, और समझो 5 साल का उसका पीरियड है, तो 5 साल के बाद जो मैंने प्रिंसिपल अमाउंट इनिशियली दिया था ना, वो पूरा पैसा भी मुझे वापस मिलेगा। ओहो हो, मतलब कि एज एन इन्वेस्टर मेरे लिए सबसे कम रिस्क किस में है, डिबेंचर के केस में, लॉन्ग टर्म डेट के केस में। समझ में आ रहा है बात, क्यों, क्योंकि मैं जब डिबेंचर के लिए पैसा दे रहा हूं ना, तो अब गारंटी है कि इंटरेस्ट का पैसा मिलेगा। मुझे मालूम है कि सामने वाले के ऊपर ऑब्लिगेशन है, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उसको प्रॉफिट या लॉस मेरे को नहीं मालूम, भैया इंटरेस्ट का पैसा होना। जब मैच्योरिटी पीरियड आई ना, जो मुद्दल अमाउंट, जो प्रिंसिपल अमाउंट दिया था ना भैया, वापस होना। तो मेरे लिए क्या बताइए सबसे कम रिस्की एज एन इन्वेस्टर। और बीच में क्या आएगा, जो बीच का है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये क्यों सर ऐसा बीच में है, क्योंकि अगेन इसमें इक्विटी जितना रिस्क नहीं है मेरे लिए एज एन इन्वेस्टर। क्यों नहीं है रिस्क ज़्यादा, क्योंकि इसमें एक फिक्स्ड रेट से डिविडेंड मिलता है ना, फिक्स्ड रेट से डिविडेंड मिलेगा। मतलब अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो मुझे ये पक्का मालूम है कि भाई मेरा तो फिक्स्ड रेट से डिविडेंड मेरे को मिलेगा, इसलिए इसके कंपैरिजन में कम रिस्की है प्रेफरेंस शेयर्स। अगली बात, इसके कंपैरिजन में ज्यादा रिस्की क्यों है मेरे लिए एज एन इन्वेस्टर।
ये ज़्यादा रिस्की इसके लिए है क्योंकि अगर कंपनी को लॉस हुआ तो फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कुछ नहीं मिलता, लेकिन कंपनी को लॉस हुआ तो डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट जरूर मिलेगा। समझा ना? तो इसलिए ये मेरे लिए कंपेरेटिवली ज़्यादा रिस्की है डिबेंचर वाले से। समझा? आपको ये दोनों का नज़रिया समझ में आ रहा है? हमें ये नज़रिए को समझना बड़ा ज़रूरी है। क्लियर है बात? क्या मैं आगे बढ़ूँ? बताइए, कमॉन जल्दी। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ गाइस? कमॉन। क्या यहाँ तक बात डन है? मैं आगे बढ़ूँ नेक्स्ट। अगली बात है बेटा एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न्स। प्लीज जाने जाए। हाँ हाँ, वही मैं बात कर रहा हूँ, अभी वही बात कर रहा हूँ। गौरेंश भाई ने एक स्टूडेंट ने बहुत ही बढ़िया डाउट पूछा है, सर अगर प्रेफरेंस शेयर वाले में रेट फिक्स्ड है, ठीक है ना, ओके, डिबेंचर सर डिबेंचर में भी रेट फिक्स्ड है, समझे क्या? जब प्रेफरेंस में रेट फिक्स्ड है ना, डिबेंचर में भी रेट फिक्स्ड है। और सर जब लॉस होगा ना तो प्रेफरेंस वाले को तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो सर कोई पगला है क्या? हैं सर, कोई पगला है क्या? ये कोई लेंगा क्यों है? अरे ये ले लेंगे ना। अरे यार क्या सर, अगर ये दोनों का रेट फिक्स्ड है तो फिर यही ले लेता ना, मैं ये क्यों लूंगा? अभी समझेगा, रुक जा बताऊंगा। आओ इधर। अब बात करेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न। व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न? आपने आपने क्या, सुनिए ध्यान से, आपने स्कैम इन 1992 देखिए, है ना, जिसका वो बहुत ही फेमस हुआ था वो। स्कैम 1992 देखा है आपने? बताइए। उसमें एक डायलॉग था, याद है आपको? हर्षद मेहता का एक डायलॉग था, क्या बताओ भैया? रिस्क है तो इश्क है। क्या बताइए? रिस्क है तो इश्क है। एक उसका ये मतलब होता है कि भाई देखो, सीधी बात है, ये दुनिया का दस्तूर है, ये जिंदगी का दस्तूर है। क्या बताइए? ऐसा ही होता है। क्या होता है बताओ? होता ये है कि अगर आप कोई भी लाइफ में, कोई भी चीज़ में, अगर आप कोई ज़्यादा रिस्की काम करते हैं ना, तो और अगर उसमें सक्सेस मिल गया तो उसका रिवॉर्ड भी फिर उतना ज़्यादा मिलता है। जैसे अभी आप सब ने सीए कोर्स को चुना, क्यों? सिर्फ बीकॉम करना, मत कर सीए, सिर्फ बीकॉम कर ले, सिर्फ बीकॉम कर लेना, सिर्फ बीकॉम करो, मत करो सीए। क्यों कर रहे हो सीए आप? क्यों कर रहे हो सीए? एक मेजर रीज़न आप सब का सीए करने का यही है कि सर सीए बन के ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। यही है ना एक मेजर रीज़न कि सर सीए बन के ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। मतलब अरे यार, तू सिर्फ बीकॉम करना, अरे इसमें भी तेरे को कॉमर्स पढ़ाएंगे ना, इसमें भी तेरे को कॉमर्स पढ़ाते हैं, सीए में भी कॉमर्स का है, काय को सीए कर रहा? सर इसमें रिटर्न, सर सीए में रिटर्न ज़्यादा है ना। बोला अच्छा, तो फिर अब सर सब लोग क्यों नहीं करते फिर सीए? मुझे बताओ, सब लोग सीए क्यों नहीं करते फिर? बताओ ना। अभी जैसे आपने बोला ना कि सर सीए हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ज़्यादा रिटर्न, हमें ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे, है ना? तो सिर्फ बीकॉम ही करो ना। ऐसे तो बहुत लोग हैं ना दुनिया में जो सिर्फ बीकॉम करते हैं, सीए करते ही नहीं। आप क्यों कर रहे हो फिर सीए? बोले सर पैसा मिल रहा है ज़्यादा। पर क्या सीए यहाँ पे, जो भी बच्चा सीए में जो एनरोल करेगा, क्या पक्का है वो पास होने ही वाला है, वो सीए बनने ही वाला है? बोले सर पक्का तो नहीं है। अरे फिर भी कर रहे हो? हाँ, तो इसमें रिस्क है बहुत ज़्यादा। इसमें सर अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लग सकते हैं, इसमें सर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो बेटा जब इतनी मेहनत करनी, इसमें सिलेबस बहुत ज़्यादा है ना, और इतना ज़्यादा सिलेबस हमें पढ़ना पड़ेगा, उसको रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके फिर एग्ज़ाम देंगे, फिर एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे, तब जाके हम सीए बन पाएंगे। तो रिस्क तो बहुत ज़्यादा है, ये सुनो बताइए। हाँ, और इसलिए रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिल रहा है ना। बेटा सीधी बात है ना, आप कोई डिफ़िकल्ट कोर्स क्लियर करके जॉब करने जाएंगे तो आपको पैसा ज़्यादा देंगे।
आप कोई सिंपल कोर्स करके जाएंगे, है ना, तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा भी नहीं। तो सीधी बात यह है कि जो चीज़ों में रिस्क ज़्यादा होता है वो चीज़ों में ज़्यादा रिटर्न कमाने की संभावना होती है। देखो, पक्का नहीं है कि मिलेगा ही मिलेगा। अरे भैया, तूने सीए में एनरोल किया, क्या सीए में एनरोल करने से पैसा मिलता क्या? सीए में तुमने एनरोल किया, तुम सीए बन गए तो जाके ज़्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन अगर सीए में एनरोल किया और क्लियर नहीं कर पाए तो फिर पैसा नहीं कमा पाओगे। मतलब सीए से उसे ऑब्वियसली, बाकी तो बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में, बहुत तरीके हैं पैसे कमाने के, वो अलग बात है। हम एक, प्लीज़ आप सिर्फ इस टॉपिक से रिलेट करें, ठीक है ना। हाँ, पॉइंट ये है कि अगर आप कभी भी कोई भी चीज़ में रिस्क ज़्यादा उठाते हो, आप ज़्यादा रिस्क कब उठाते हो? जब रिटर्न मिलने की संभावना भी ज़्यादा हो तब। समझ में आ रहा है? अगर मुझे किसी केस में ज़्यादा रिटर्न मिल रहा होगा तो ही मैं रिस्क उठाऊंगा ना। मुझे एक बात बताओ, अच्छा मुझे एक बात बताइए, समझो सीए बनने के बाद आपको 15,000 की नौकरी मिलती और बीकॉम करने के बाद भी 15,000 की नौकरी मिलती, तो आप सीए करते क्या? तो आप सीए करते क्या? आप बोलते सर, सुने ध्यान से, अगर 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 ऐसा होता कि बीकॉम करने के बाद भी 15,000 की नौकरी, सीए करने के बाद भी 15,000 की नौकरी, तो क्या आप फिर सीए करते क्या? बोलते सर फिर क्यों टाइम पास में करता, फिर तो मैं चुपचाप बीकॉम करके निकल लेता। अरे चूंकि सीए बनने के बाद कम से कम 50-60 हज़ार की नौकरी लगती है भैया, यहां पे ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, बट फिर रिस्क भी ज्यादा है। वो तो सीधी बात है ना, वो तो सीधी बात है ना। रिस्क ज्यादा है, यहां पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आगे रिवॉर्ड ज्यादा मिल रहा है। तुमको अगर मेहनत करनी ही नहीं है अभी, तो फिर पैसा भी वैसे ही मिलेगा। आपको समझ में आया पॉइंट? तो अब मुझे एक बात बताइए यहां पे कि अब अगर मैं बात करूं आपके साथ, मैं आपके साथ बात कर रहा हूं इक्विटी शेयर्स की और डिबेंचर्स की। एज एन इन्वेस्टर मेरे लिए ज्यादा रिस्की क्या है? इन्वेस्टर के नजरिए से मेरे लिए ज्यादा रिस्की क्या है? इक्विटी लेना किसी कंपनी की कि डिबेंचर्स? जल्दी बताइए, कम ऑन। एज एन इन्वेस्टर मेरे लिए ज्यादा रिस्की क्या है? इक्विटी या डेट? ज्यादा रिस्की है इक्विटी। मैं बोलूंगा कंपनी को, कि कंपनी मैं तुम्हारी इक्विटी क्यों लूं? मैं बोलूंगा कंपनी को, मैं तुम्हारी इक्विटी क्यों लूं? देखो, डिबेंचर्स जो ना, डिबेंचर्स, अगर मैंने तुम्हारे डिबेंचर्स लिए ना, समझो 1 लाख रुपए की बात करते हैं, चलो मैंने अगर तुम्हारे 1 लाख रुपए के डिबेंचर लिए ना, तो मेरे को तो उसमें मस्त पैकी 8% का इंटरेस्ट भी मिल रहा है और 5 साल बाद मुझे पैसा पूरा वापस मिल जाएगा। समझी बात? फिर से समझो कि सक्षम जो है, सक्षम, ठीक है, वो एमवी फूड्स, उस सक्षम के पास 1 लाख रुपए थे और वो मुझसे बात कर रहा है, जो कि मैं हूं एमवी फूड्स लिमिटेड कंपनी का मालिक। सक्षम जो है वो मुझे बोल रहा है, सक्षम बोल रहा है सर देखो मेरे पास 1 लाख रुपए है, ओके, मतलब ओके, मैं जो हूँ, मतलब मैं हूँ कौन, मतलब एमवी फूड्स का जो मालिक है, मैं बोल रहा हूँ मेरे को पैसों की ज़रूरत है, एमवी फूड्स कंपनी को पैसों की ज़रूरत है, और सक्षम के पास क्या है? सक्षम के पास 1 लाख रुपए है। सक्षम ये बोलता है कि सर देखो मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैं आपके कंपनी का इक्विटी भी ले सकता हूं, डेट भी ले सकता हूं, डिबेंचर भी ले सकता हूं। सर अगर मैंने आपके कंपनी का डिबेंचर लिया ना, मेरे को इंटरेस्ट भी मिलेगा और मेरे को 5 साल बाद पैसे वापस भी मिलेंगे, मेरा तो एकदम कम रिस्क है। बट सर अगर मैंने आपके कंपनी का इक्विटी ले लिया ना, तो अब कोई कंपल्शन नहीं है आपके ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है, इसमें तो रिटर्न एग्जैक्ट कितना मिलेगा हमको मालूम ही नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा? अब आप सोचो, हाँ, मैं एज अ कंपनी, सुनना ध्यान से, मैं एज अ कंपनी क्या करूंगा? क्योंकि देखो, एज अ कंपनी मेरे लिए डेट ज्यादा रिस्की है और ये कम रिस्की है। एज अ कंपनी मेरे लिए, एज अ कंपनी, डेट ज्यादा रिस्की है, इक्विटी कम रिस्की है। मैं क्या चाहूंगा पता है क्या? मैं हमेशा क्या चाहूंगा कि लोग मुझे इक्विटी के लिए पैसा दे दे, डेट मत लो मेरा, पर इक्विटी ले लो।
मैं क्या बोलूँगा ना, मैं अब सक्षम को सपने दिखाऊंगा। मैं उसको बोलूँगा कि सक्षम देखो, हम जिस बिजनेस में है ना उसमें हम जिस बिजनेस में है ना उसमें फ्यूचर में बहुत ग्रोथ है। हम इस अमाउंट का प्रॉफिट कमाएंगे, इससे हमारा शेयर प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अरे तू 8% देख रहा है, 8%। अरे हम तेरे को, तू ऐसा समझ, तेरे को हर साल अप्रोक्सीमेटली 20% तक की तेरा तेरा वैल्यू जो ना शेयर का हर साल 20% तक का बढ़ सकता है। तो अगर सक्षम को ये मेरे सारी बातें अगर पटेंगी तो वो मेरे को इक्विटी के लिए पैसा दे सकता है। वरना सक्षम बोलेगा कि सर देखो, आपकी बड़ी बड़ी बातें मुझे अच्छी तो लगी, लेकिन मैं उतना रिस्क नहीं उठाना चाहता। मुझे चलेगा, मेरे को कम रिटर्न चलेगा, तो मेरा डिबेंचर ले लेगा वो। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि सक्षम जब मुझे ये 1 लाख रुपए देगा ना, वो बोलेगा सर मुझे डिबेंचर में 20% दो। मैं बोलूँगा काय को दूँ, क्यों दूँ तेरे को डिबेंचर में 20%? तू ज़्यादा रिस्क उठा रहा है क्या? डिबेंचर में तो तेरे को पक्का है कि इतना मिलने वाला है, तो चूंकि यहाँ पे पक्का है तो मैं तेरे को इसमें कम दूंगा रिटर्न। हाँ, लेकिन अगर तू ये पैसा मुझे इक्विटी के लिए देता है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तेरे को ज़्यादा रिटर्न मिले। इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, पर हम कोशिश पूरी करेंगे कि तुम्हारी जो इच्छा है ना वो पूरी हो। समझ में आ रहा है? तो पॉइंट ये है कि बेटा हमें एज एन इन्वेस्टर, मुझे एक बात बताइए, एज एन इन्वेस्टर आपको एक बात बताना है कि एज एन इन्वेस्टर सक्षम के लिए इनमें से अगर रिस्क इक्विटी में ज़्यादा है ना, तो अगर सक्षम मेरे कंपनी का इक्विटी शेयर लेगा ना, तो वो मुझसे रिटर्न भी ज़्यादा एक्सपेक्ट करेगा। समझ में आ रहा है बात? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरा बोलना क्या है कि अगर बेटा सक्षम के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल ज़्यादा रिस्की है, और अगर सक्षम ने मेरे कंपनी के इक्विटी शेयर लिए, तो वो मुझसे रिटर्न भी ज्यादा एक्सपेक्ट करेगा। बट अगर सक्षम मेरे कंपनी का डिबेंचर्स लेता है तो फिर वो मुझसे ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अरे भैया, सक्षम को भी इतना तो कॉमन सेंस है ना यार कि मैं रिस्क कम ले रहा हूं तो मुझे रिटर्न भी कम ही मिलेगा। मैं रिस्क कम ले रहा हूं तो मुझे रिटर्न भी क्या बताइए, कम ही नहीं मिलेगा ना। अरे यार हेलो, अगर मेरा रिस्क बेटा कम है तो रिटर्न भी कम ही मिलेगा। मैं रिस्क ज़्यादा उठाऊंगा तो ही तो ज़्यादा रिटर्न कमाने की संभावना होगी। ऐसा आप ऐसा सोचो भैया, बीकॉम करेंगे तो कॉमन सेंस की बात है ना कि सैलरी तो कम ही मिलेगी। हाँ, लेकिन सीए करोगे तो संभावना है कि ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। ऐसा समझे बात? एंड प्रेफरेंशियल कैपिटल दोनों के बीच में आएगा। मतलब लगभग लगभग जनरली ऐसा होता है बेटा कि हम किसी भी कंपनी का अगर डिबेंचर खरीदने जाए ना, तो ऐसा होगा, समझो डिबेंचर में समझो आपको मिलेगा 8% रिटर्न। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, प्रेफरेंस में जो फिक्स रेट होगा ना डिविडेंड का, समझो वो होगा 10%, और इक्विटी पे एक्सपेक्टेड रिटर्न हो सकता है 15%। एक बच्चा पूछ रहा था कि सर जब प्रेफरेंस और डिबेंचर दोनों में फिक्स रेट है, सर जब प्रेफरेंस और डिबेंचर दोनों में जब फिक्स रेट है तो फिर लोग प्रेफरेंस क्यों लेते हैं सर? बेटा क्योंकि इसमें इसके कंपैरिजन में ज्यादा रिटर्न मिलता है, इसीलिए। रेट फिक्स्ड है दोनों का, वो ठीक है, ये रेट फिक्स्ड नहीं है, ठीक है ना, इतना कमा सकते हैं ऐसा, ठीक है। यहां पे रेट फिक्स्ड है लेकिन यहां पे कमाने की संभावना ज्यादा है इसके कंपैरिजन में। यहाँ पे ज़्यादा रेट से कमाने की संभावना होती है, इसीलिए जो थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं वो ये ले लेते हैं एज कंपेयर टू डिबेंचर। अब आपका पॉइंट क्लियर हुआ? बताइए कमन, क्या यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ? मुझे बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। क्लियर है यहाँ तक? है ना सर? ये सर एग्जैक्टली ऐसा होगा क्या? अरे भैया, रेट कम ज़्यादा हो सकते हैं, पर पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि सबसे कम रिटर्न इसमें मिलता है, सबसे ज़्यादा इसमें मिलने की संभावना होती है, और दोनों के बीच में जो रिटर्न है वो इसमें मिलता है। ऐसा बस पॉइंट ये, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट। अब मुझे बताइए, अब अगली बात है बेटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? हमारे कंपनी में हम जब पैसा लेके आएंगे तो वो जब हमें हमारे कंपनी में कोई भी हमें पैसा देता है
तो क्या फुकट में देता क्या पैसा? नहीं, जब भी हमें कोई पैसा देगा वो हमसे कुछ ना कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करता है। समझ में आया? जब भी हमारे कंपनी में कोई हमें पैसा देता है वो हमसे कुछ ना कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करता है। यस और नो? हाँ। तो जो भी पैसा हमें हमारे कंपनी में मिलता है उन पैसों को यूज करने का खर्चा इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। समझा बात में क्या बोल रहा हूं? यस और नो बताइए। हमारे कंपनी में जो हमें पैसा मिल रहा है, चाहे इक्विटी से आए, प्रेफरेंस है, चाहे डेट से आए, जो भी पैसा हमें कंपनी में मिलेगा वो फुकट में नहीं मिलता, वो पैसों को यूज करने के लिए कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ेगा हमें। दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। समझ में आ रही बात है? तो सबसे कम खर्चा किस में होगा? एज अ कंपनी सोचो, कंपनी के नजरिए से सोचो, हमें कौन से पैसों को यूज करने का खर्चा सबसे कम होगा? सबसे कम खर्चा बेटा होता है डेट के केस में। सबसे कम खर्चा होगा डेट के केस में। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरेस्ट हम बहुत ही कम इंटरेस्ट देंगे। पहले तो इंटरेस्ट का रेट ही कम रहेगा, क्योंकि इन्वेस्टर इसमें कम रिस्क उठा रहा है, तो हम उसको ज़्यादा रिटर्न क्यों दें? तो इसलिए सबसे कम क्या बताइए? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब अगर डिबेंचर के रूप में हमें पैसा मिले कंपनी में, तो वो पैसों को यूज करने का खर्चा सबसे कम होता है। समझ में आई बात? अगली बात, नेक्स्ट बात आती है बेटा, सबसे ज्यादा कॉस्ट किसका होगा? कौन से पैसों को यूज करने का खर्चा सबसे ज्यादा होगा? बोलते हैं इक्विटी। क्यों? अब देखो मैंने क्या बोला कि एज एन इन्वेस्टर सोचो, इन्वेस्टर जो है बेटा सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन इसी में लगा के रखा है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा रिस्क भी वो इसमें उठा रहा है। इन्वेस्टर बोलेगा कि देख कंपनी, देख तू अगर डिबेंचर पे 8% दे रहा ना, तू प्रेफरेंस पे 10 दे रहा है, तो मेरे को भाई कम से कम 15% चाहिए इक्विटी पे, तेरे को कमा के देना पड़ेगा मुझे। समझे ना बात? हाँ। तो इसीलिए चूंकि यहाँ पे इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, इसीलिए एज अ कंपनी भी मुझे इक्विटी वाला पैसा यूज करना सबसे महंगा पड़ता है। मेरे लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा। अब आप बोलेंगे सर लेकिन एक बात बताओ, आप बोलेंगे सर लेकिन सर इक्विटी में तो कोई कंपल्शन हमारे ऊपर है ही नहीं, तो फिर काय का कॉस्ट? सर एक काम करो ना, लोगों से पैसा ले लो और डिविडेंड बांटना च नहीं। सर डिविडेंड बांटने का नहीं, और वैसे भी पैसा तो वापस देना नहीं है, अपन तो चलने। बेटा इससे मार्केट में आपका नाम खराब होता है। पहली बात, मार्केट में नाम खराब होगा कि ये कंपनी देखो क्या कर रही है, जो इन्वेस्टर्स उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इनके एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पा रही, इससे आपका नाम खराब होगा। आगे जब आपको और पैसा चाहिए होगा तो लोग फिर आप पे विश्वास नहीं करेंगे, आपका इक्विटी अब और कभी भी कोई खरीदेगा नहीं आपके कंपनी का। ये गड़बड़ होगी। समझ में आ रहा है? समझो आगे जाके आपने कोई दूसरी कंपनी चालू की, तो उस कंपनी में भी जैसे ही पता चलेगा लोगों को कि यार ये तो वही पुराने कंपनी का मालिक है, तो आपके कंपनी के शेयर कोई खरीदेगा नहीं। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट यह है कि यहाँ पे इन्वेस्टर हमसे इक्विटी में ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करता है, और कंपनी को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि इनके एक्सपेक्टेशन को हम पूरा करें। समझ में आ रही ना बात है? अगर तुमने इनके एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं किया तो तुम पे कोई केस नहीं होगा। तुमने अगर इक्विटी वाले को डिविडेंड नहीं दिया, मत दे, कोई केस नहीं होगा तुम पे। लेकिन क्या होगा, इससे फिर नाम खराब होगा कि यार ये तो कंपनी का शेयर प्राइस भी नहीं बढ़ रहा, डिविडेंड भी नहीं बांटती, जान दे यार ये तो इस कंपनी से जुड़ना ही नहीं। अभी इस कंपनी के जो भी शेयर होल्डर्स है ना, या जो भी प्रमोटर्स थे, इनसे कभी जुड़ना नहीं अब आगे जाके। समझ में आ रहे पॉइंट क्या हो रहा? तो इसलिए ये कंपनी के ऊपर वैसे कोई ऑब्लिगेशन है नहीं, लेकिन कंपनी को मेक श्योर करना चाहिए कि अगर इक्विटी में लोग हमसे सबसे ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, तो हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि उनकी इच्छाओं को पूरी करें। समझा बात क्या हो रहा हूँ? क्लियर है बात? यस। और देन मुझे बताइए दोनों के बीच का कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दोनों के बीच का कहाँ पे होगा इधर? तो कंपनी को सबसे ज़्यादा खर्चा किस में होता है?
कौन से पैसों को यूज़ करने में होता है? इक्विटी के केस में सबसे कम खर्चा डेट में होगा, और दोनों के बीच मतलब समझो अगर यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 15, तो लगभग लगभग इसमें 10% 11% का कॉस्ट प्रेफरेंस शेयर के पैसों को यूज़ करने में होता है। तो बोलते हैं सर अगर कंपनी को ज़्यादा रिस्क है डेट में और कम कॉस्ट है इसमें, सर देखो कंपनी को कॉस्ट कम है डेट में लेकिन रिस्क इसमें सबसे ज़्यादा है। कंपनी को रिस्क कम है इक्विटी में पर कॉस्ट यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो सर फिर हम करें क्या? करें क्या, बोले तो बोले क्या? बोलते सर फिर हम पैसा रेस कैसे करेंगे कंपनी में? बेटा यही तो डिफिकल्ट टास्क है, यही तो जीवन है। समझ में आ रही बात है? सर यही तो जीवन है। सर देखो हम सर जो हमें जल्दी रिप्लाई करता है ना, हमको उससे हमको उससे दोस्ती नहीं करनी, और जो हमें रिप्लाई ही नहीं करनी, जो हमें रिप्लाई ही नहीं कर रही ना सर, हमें उससे ही दोस्ती करनी है। आपको समझ में आ रही बात है? फील हो रहा है कि नहीं इस बात को? हाँ सर जो हमसे डेली बातें करती है ना, जो हमको डेली मैसेज कर रही, जल्दी रिप्लाई करती, सर हमको उससे दोस्ती नहीं करनी थी। और सर जो हमें रिप्लाई नहीं करती कभी, है ना, वो हमको भाव भी नहीं दे रही, सर हमको उससे दोस्ती करनी है। हाँ बेटा यही जीवन है, ऐसे ही होता है, क्या कर सकते हैं अभी, यही जीवन है। तो अब इधर देखें पॉइंट क्या है। तो पॉइंट ये इधर आइए, इधर आइए। बोलते देखो सर तो हम पैसा फिर लाए कहाँ से? सर हम इक्विटी इशू करें, प्रेफरेंस इशू करें, डेट इशू करें? बेटा यही एक डिफ़िकल्ट टास्क है। बोलते हैं जो फाइनेंस मैनेजर होता है ना कंपनी का, उसको यही चीज़ देखनी होती है कि देखो भाई क्या है कि जब भी हम बिजनेस में पैसा लेके आएंगे ना, तो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? यही है ना आपका सवाल। सर इक्विटी से ज़्यादा पैसा लाए या डेट से लेके आए, डेट इशू करे या ना करे? क्योंकि डेट इशू करेंगे कॉस्ट कम है लेकिन इसमें रिस्क ज़्यादा है। सर सिर्फ प्रेफरेंस शेयर ही इशू करते हैं, तो प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर मतलब इक्विटी तो रहेगा ही, सिर्फ प्रेफरेंस इशू करते होगा क्या? प्रेफरेंस में कॉस्ट ज़्यादा होता है डेट से। बोलते हैं कि हम हमारे कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर जब डिसाइड करते हैं ना, हमें 3 चीज़ों पे फोकस करना होता है। पहली बात है रिस्क, दूसरी बात है कंट्रोल, और तीसरी बात है कॉस्ट। हम हमेशा चाहेंगे कि जब हम पैसा रेस करें ना, जब हम बिजनेस में पैसा लेके आए, तो इस तरीके से पैसा लेके आना बिजनेस में जिससे हमारे ऊपर रिस्क कम से कम हो। हम हमेशा चाहेंगे कि रिस्क शुड बी मिनिमम या एज पर द टॉलरेबल लिमिट, मतलब हम जितना टॉलरेट कर सके उतना ही रिस्क उठाना, ज़्यादा रिस्क मत उठाना। अच्छा सर आपको रिस्क कम चाहिए ना, एक काम करो, अगर आपको रिस्क कम चाहिए ना, ओके आपको रिस्क कम चाहिए ना, सिर्फ इक्विटी इशू करो। अरे यार सर लेकिन अगर सिर्फ इक्विटी इशू किया ना, तो सर कॉस्ट मेरा बहुत ज़्यादा आ जाएगा। मतलब कि सिर्फ इक्विटी इशू करके चलेगा नहीं, थोड़ा बहुत प्रेफरेंस, थोड़ा बहुत डेट भी इशू करना चाहिए जिससे आपका कॉस्ट कम हो। तो रिस्क एकदम कम रखना है, सिर्फ इक्विटी रखो, नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, एक काम करो, आपको कॉस्ट कम चाहिए ना, आपको कॉस्ट कम से कम चाहिए ना, एक काम करो, आपको कॉस्ट एकदम कम चाहिए ना, पैसों को कैपिटल को यूज करने का कॉस्ट सबसे कम चाहिए, ओके। अगर कॉस्ट सबसे कम चाहिए तो सिर्फ डेट इशू करो, थोड़ा सा इक्विटी पूरा डेट, पर इससे रिस्क बहुत बढ़ जाएगा। अरे भैया अगर 1 साल भी लॉस हुआ ना, पूरी बैंड बच जाएगी, क्योंकि हम इंटरेस्ट कहाँ से पे करेंगे? सर एक काम करो ना, ज़्यादा हमेशा इक्विटी इशू करना, ढोकले हमेशा इक्विटी इशू करेगा तो एक तो क्या होगा, तेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ना चालू हो जाएगा, और दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा सोच, अभी देख, अगर हर बार हम इक्विटी इशू करेंगे ना बेटा, तो प्रॉब्लम क्या होगा देखना अभी। हाँ क्या हुआ देखना, समझो बेटा ये हमारे कंपनी का शेयर है पूरा, ये हमारे कंपनी का शेयर है। पहले क्या था, पहले सिर्फ 2 ही शेयर होल्डर थे, तो ये इतना मिलता था एक शेयर होल्डर को, इतना पार्ट मिलता था दूसरे शेयर होल्डर को। अब क्या हुआ, मुझे और पैसे चाहिए थे, तो मैंने मेरे कंपनी की और हिस्सेदारी बांटी, तो होगा क्या, अरे भैया टोटल एक
बेटा टोटल इतना ही केक है, पहले 2 लोगों में बट रहा था, अब यही केक 4 लोगों में बटेगा। मैंने और इक्विटी इशू किया तो यही केक अब 6 लोगों में बटेगा। मैंने और इक्विटी इशू किया तो यही केक ज्यादा लोगों में बटना चालू हो जाएगा। अब जो जो बंदा पहले पूरे इतने हिस्से का मालिक था वो बोलेगा यार मेरे पास तो बस अब इतना ही पार्ट बचा है कंपनी का। इसको बोलते हैं डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। कि अगर हमें जब भी बिजनेस में पैसा चाहिए, अगर हर बार हम इक्विटी इशू करेंगे ना, तो जो पुराने शेयर होल्डर है ना उनका जो ओनरशिप है वो कम कम होते जाएगा। तो बहुत ज्यादा इक्विटी या हमेशा इक्विटी इशू करेंगे वो भी नहीं चलेगा। ओ माय गॉड। बोलते प्रैक्टिकली अचीविंग ऑल थ्री टुगेदर, ये तीनों चीजें हम अचीव कर ले कि रिस्क भी कम, कंट्रोल भी ज्यादा डाइल्यूट नहीं होना चाहिए और कॉस्ट भी सबसे कम हो, ये तीनों चीजें पूरी करना मुश्किल है। हाँ सर हमें क्या बताइए सर, हमें हमें सर मतलब लड़कियां बोलेंगी सर लड़का जो है वो हैंडसम भी होना चाहिए, है ना, फिर क्या बताइए वो बहुत पैसे वाला होना चाहिए, वो करोड़ों में कमाना चाहिए, वो हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करे, वो हमें सर हमेशा, है ना, वो हमारी सारी बातें सुने, वो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग हो, है ना, वो क्या बताइए वो हमें पूरा अटेंशन दे। बेटा कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना जिंदगी में, ऐसा थोड़ी ना होता है। हैं ये समझ में आ रही ना बात है। ये वो वाली चीज़ है। सर रिस्क भी कम, सर कंट्रोल भी कम नहीं होना चाहिए, सर कॉस्ट भी मिनिमम। बोलते हैं तीनों चीज़ें प्रैक्टिकली रियल लाइफ में अचीव करना मुश्किल है, पर हम हमेशा कोशिश करते हैं। फाइनेंस मैनेजर हमेशा कोशिश करता है कि हम इसमें एक ट्रेड ऑफ, हम इसमें एक बैलेंस मेंटेन कर सकें। मतलब कि बहुत ज़्यादा रिस्क के कम करने के चक्कर में एकदम से कॉस्ट मत बढ़ा लेना। रिस्क कम कैसे होगा? इक्विटी इशू करके, पर इक्विटी बहुत ज़्यादा इशू मत कर लेना जिससे कॉस्ट बढ़ जाए। तो हमें थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा ये तीनों फैक्टर्स में। हम एफएम के चैप्टर 5 में फिर पढ़ेंगे कि कैसे कैपिटल स्ट्रक्चर चुनते हैं, कौन से कैपिटल स्ट्रक्चर में हमें सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है तो वो चुन लो। इसके बहुत सारे क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। आपको समझ में आ रही है ना बातें? तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा। फिर हमें ऐसा करना पड़ेगा कि यार देखो वो हैंडसम तो है, अंडरस्टैंडिंग में है, पर यार ज़्यादा कमाता नहीं है, चलो ठीक है यार उतना अब एडजस्ट कर लेंगे। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट भी करना पड़ता है, बस जैसे ज़िंदगी है बेटा वैसे ही है एफएम का सब्जेक्ट, है ना। तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा एडजस्ट भी करना पड़ता है। हो सकता है कभी कभार कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट कम करने के चक्कर में आपका रिस्क बढ़ जाए, होता है। अब क्या कर सकते हैं, है ना, क्या करें, होता है ऐसा कभी कभार, तो ठीक है ना। बस हम ट्राई करेंगे कि ये तीनों चीज़ें जैसे रिस्क कम हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो, कंट्रोल बहुत ज़्यादा डाइल्यूट ना हो, हम हमेशा ऐसा ट्राई करेंगे कि ये जितना ज़्यादा पॉसिबल हुआ उतना उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं हो रहा तो ठीक है भाई, जितना कर सकते उतना कोशिश करेंगे, बस पॉइंट ये है। ठीक है, डन है बात? तो मुझे बताइए क्या ये क्लियर है, मुझे बताइए मज़ा आया इसमें? कंपैरिजन ऑफ क्या बताइए दिस सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, डन है? क्या मैं आगे बढ़ूँ? बताइए कमान जल्दी। सर आई स्कोर्ड एग्जामेशन इन एफएमएसएम ओनली बिकॉज ऑफ यू, बोल रहे हैं। अरे क्या बात है, गौरी आप्टे जी बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी बात है। चलो डन है, मुझे बताइए क्या मैं आगे बढ़ूँ? बताइए नेक्स्ट चीज़ देखिए क्या। ओके चलिए, ये क्या है? अब जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना अकाउंट्स में, वैसे यहाँ पे हमें इनकम स्टेटमेंट बनानी होती है। तो अब हम हमारे एफएम में आगे क्या एनालिसिस वगैरह करने के लिए और बहुत से जैसे रेशियोज वगैरह निकालने के लिए और बहुत सारी चीज़ों में हमें ये इनकम स्टेटमेंट को यूज़ करना होता है। ठीक है, ये इनकम स्टेटमेंट कैसे बनता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर है बात? चलिए स्टार्ट करें, जल्दी बताएं। शैला स्टार्ट गाइस, आई एम वेटिंग, जल्दी।
चलिए जल्दी से देखेंगे अभी। आइए तो अब ये इनकम से आपने शार्क टैंक वगैरह में ये सारे ना टर्मिनोलॉजी सुने होंगे, है ना, ईबिडा, पीबिडा। बोले हमारी कंपनी जो है ना वो ईबिडा लेवल पे प्रॉफिटेबल है, ऐसा बोलता है शार्क टैंक पे, अगर आपने ध्यान से देखा हो। सर ईबिडा लेवल पे प्रॉफिटेबल है ना, और ऐसा सब बातें होती। तो ये क्या है ईबिडा पीबिडा, क्या है ये? आइए बोलते देखो, सबसे पहले आपका सेल्स लो, कंपनी का सेल्स, इसमें से सारे खर्चे माइनस करो एक्सेप्ट इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन। फिर से आप आपके कंपनी में जितने भी आप अपने कंपनी में सेल्स, जितना आपका टोटल माल बिका सेल्स वो ले लो, इसमें से सारे खर्चे माइनस करो एक्सेप्ट इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन, ये माइनस मत करना। तो जो अमाउंट आपको मिलता है इस अमाउंट को बेटा बोला जाता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, इसको बोलते हैं ईबिडा। हम यहाँ पे प्रॉफिट के बदले अर्निंग्स वाला वर्ड भी यूज कर सकते हैं, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ठीक है, डन है बात। अच्छा सर, पहली बात सर, ये प्रॉफिट बिफोर है। बिफोर मतलब कि ये एक ऐसा प्रॉफिट है जिसमें अभी हमने इंटरेस्ट को, टैक्स को, डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं किया है, समझा? तो सेल्स में से सारे खर्चे माइनस करो, लेकिन इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन माइनस मत करना। तो जो प्रॉफिट बचता है इसे बोलते हैं पीबिडा, या क्या बोलेंगे, ईबिडा। ओके, अब इसमें से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है आप सबको पता है कि आपके जो भी टेंजिबल एसेट्स होते हैं बिजनेस में, उन एसेट्स की वैल्यू क्या समय के हिसाब से कम कम होते जाती है ना, द वेयर एंड टेयर ऑफ एसेट्स, है ना, या क्या बताइए कि हमारे एसेट्स आउटडेटेड हो जाएंगे समय के हिसाब से, तो उनकी वैल्यू कम कम होते जाएगी, इसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं टेंजिबल के केस में। और जो आपके इनटेंजिबल एसेट्स है, जैसे आपका परचेज्ड गुडविल, है ना, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, इनकी भी वैल्यू समय के हिसाब से कम कम होती जाती है। तो इनकी वैल्यू जब कम होती है इनटेंजिबल एसेट्स की, इसे अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। वैसे अमोर्टाइजेशन का हमारे एफएमएस मतलब यहाँ पे होता है, पर आपको ऐसा क्वेश्चंस में इसका कोई उतना एडजस्टमेंट आता नहीं है, ठीक है। डेप्रिसिएशन आएगा लेकिन, ठीक है ना। पर बात वही है, डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में गिरावट, और अमोर्टाइजेशन मतलब इनटेंजिबल एसेट्स के वैल्यू में गिरावट, अमोर्टाइजेशन। ठीक है, चलिए अब आइए। अमोर्टाइजेशन को ऐसे ही बोलते हैं एक्चुअली, वैल्यू में गिरावट, या उसको हम बोलते हैं कि हम जो है ना इनटेंजिबल एसेट्स के वैल्यू को ऐसा राइट ऑफ करते हैं कुछ सालों में, वही होता है अमोर्टाइजेशन। ठीक है, चलिए छोड़िए, वापस आइए। तो सेल में से सारे खर्चे माइनस किया एक्सेप्ट इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन, तो जो अमाउंट मिलेगा क्या बोलेंगे, ईबिडा। इसमें से हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, और इसमें से जब डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन माइनस कर दिया तो क्या होगा, तो अब जो हमारे पास बचेगा वो एक ऐसा प्रॉफिट का अमाउंट बचेगा बेटा जिसमें अभी तक मैंने इंटरेस्ट माइनस नहीं किया एंड टैक्स माइनस नहीं किया। सर आपने तो पहले बोला ना कि सारे एक्सपेंस माइनस कर दो, तो यहाँ पे तो टैक्स भी आ जाना चाहिए था। नहीं बेटा, टैक्स जो है वो तब पे करते हैं जब सारे खर्चे हो जाए। तो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन दोनों जब माइनस हो जाएगा ना, उसके बाद जो अमाउंट बचता है उसमें से टैक्स पे किया जाता है। ठीक है, मतलब अगर मैंने इंटरेस्ट माइनस नहीं किया अभी तक, अगर डेप्रिसिएशन मैंने अभी तक माइनस नहीं किया, तो टैक्स तब तक लगता ही नहीं। टैक्स वही अमाउंट पे लगता है जिसमें सारे खर्चे माइनस हो जाए, फिर टैक्स लगता है। ओके, चलिए वापस आएंगे फिर से। तो सेल में से सारे खर्चे माइनस करो जिसमें अभी तक इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया हो, तो जो प्रॉफिट मिलेगा क्या बोलेंगे, इसे पीबिडा या ईबिडा। ओके, इसमें से डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन हटा दो तो ये हट जाएगा, इसमें से क्या बचा, पीबीआईटी या ईबीआईटी। तो मैं पीबीआईटी बोलूँ, ईबीआईटी बोलूँ, एक ही बात है। ठीक है, ये होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको ही बेटा बोला जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, अब इसका क्यों ये नाम है बाद में देखेंगे, ठीक है ना, वो एफएम चैप्टर 3 में आता है। अभी सिंपल, ईबीआईटी या पीबीआईटी को क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मतलब हमारे बिजनेस के मेन ऑपरेशन से हमें कितना प्रॉफिट हुआ, ऐसा समझ लो आप,
है ना। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ओके। अब इसमें से जब बेटा मैं माइनस करता हूं इंटरेस्ट, तो ये आय हट जाएगा इसमें से, तो क्या बचा, पीबीटी या ईबीटी। तो पीबीटी या ईबीटी, पीबीटी मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स या अर्निंग्स बिफोर टैक्स। क्या बोला, प्रॉफिट बिफोर टैक्स या क्या बोलेंगे, अर्निंग्स बिफोर टैक्स। क्लियर है बात, ओके। आगे बढ़े अगली बात। अब ये जो प्रॉफिट होता है ना बेटा, इसमें से अब टैक्स माइनस होता है। ये पीबीटी ईबीटी में से टैक्स, टैक्स को हम क्या बोलते हैं, टकसवा। हम क्या बोलते हैं इसको, टकसवा। तो अब ये जो पीबीटी ईबीटी आएगा ना बेटा, इस अमाउंट पे टैक्स लगता है जो इसमें से माइनस होगा। तो पीबीटी में से टैक्स हटा दिया, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था ना, अब तो टैक्स माइनस कर दिया, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इसमें से माइनस कर दिया ना, तो अब आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जैसे ये था अर्निंग्स बिफोर टैक्स, इसमें से टैक्स हटा दिया तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, ऐसा बोलते हैं। समझे। चलिए एक बार मैं फिर से मैं क्या करता हूं, एक बार मैं यहाँ पे, हाँ चलिए, तो मैंने बोला सेल्स, समझो हमारा सेल्स है 1000, मैंने सारे खर्चे समझो मैं माइनस कर रहा हूँ, ठीक है ना, बट एक्सेप्ट इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, समझो वो है 300 रुपये। तो क्या मिलता मुझे, मुझे मिलता है ईबिडा या पीबिडा, एक ही बात है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, या अर्निंग्स वर्ड यूज कर सकते, एक ही बात है, ठीक है, ओके। तो जाएगा 700 रुपये। इसमें से माइनस करूंगा क्या बताइए, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन पहले माइनस करते हैं, ठीक है। समझो ये है हमारा 100 रुपये, तो 600 रुपये क्या हो जाएगा, इसमें से हटा दो, तो क्या बचा मेरे पास, मेरे पास बचा पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको और क्या बोलते हैं, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और क्या बोलते हैं इसे, हम बोल सकते हैं बेटा और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ओके ओके। अब इसमें से हम माइनस करेंगे समझो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे आएगा, जो भी आपने डेट वेट डिबेंचर्स इशू किए होंगे उस पर जो इंटरेस्ट दिया वो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन्स वगैरह, तो इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट इसमें से मैंने माइनस किया, समझो इंटरेस्ट की वैल्यू है एग्जाम्पल ये है समझो 200 रुपये, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, अब इसमें से आय हट गया, ये माइनस कर दिया ना मैंने, पहले ये प्रॉफिट था बिफोर इंटरेस्ट, अब ये माइनस हो गया तो ये प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट हो जाएगा, है ना ऐसा। तो बचा पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब ये जो पीबीटी होता ना बेटा, पीबीटी इसके ऊपर टैक्स लगता है, समझे। मतलब समझो अगर हमारा बेटा टैक्स रेट है समझो 30%, कि 30% से टैक्स देना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 400 का 30% कितना होता है बेटा, 120। तो हमारा अब जो बचेगा इसे बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अच्छा, क्या आपको ये एग्जाम्पल से और बेटर वे में समझ में आ रहा है, बताइए, मैं वेट कर रहा हूं। क्या ये एग्जाम्पल से और बेटर थोड़ा समझ में आ रहा है वही चीज, ओके ओके। आगे बढ़े, नेक्स्ट अगली बात। अब क्या होता है बेटा कि यहाँ पे ये जो है ना पैटवा, पैटवा जो है ना अपना पैट, PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसको और क्या बोल सकता हूँ, EAT, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, एक ही बात है, ओके। क्या बोला था मैंने, जब हमें सारे खर्चे करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो सबसे पहले किसको देंगे, इसमें से सबसे पहले किसको क्या बताओ प्रसाद बांटेंगे हम, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। देखो ना, डिबेंचर होल्डर्स, जो डिबेंचर होल्डर थे उनको उनका पैसा मिल गया और सारे खर्चे सब हो गए, अब ये फाइनली प्रॉफिट बचा है, तो क्या इक्विटी वालों को दे दूं क्या पैसा, ये नहीं, पहले प्रेफरेंस वालों को देना पड़ता है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से पहले प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते हैं, अगर प्रेफरेंस शेयर हमने इशू किए हैं तो, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर इशू करना कोई कंपल्शन नहीं है, अगर किया होगा तो ये करना है, ठीक है। समझो हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड है बेटा 80 रुपये, तो अब जो हमारे पास फाइनली अब जो पैसा बचेगा इसे बोलते हैं बेटा EFES। इसको कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं EAFES। पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है, इस अमाउंट को बेटा बोला जाता है अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। मतलब अब ये वो पैसा है जो इक्विटी वालों का है, इन पैसों पे पूरा हक
इक्विटी वालों का है, इस पे इक्विटी का हक नहीं था। क्यों? क्योंकि अभी तक प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड नहीं दिया, पर इसको डिविडेंड देने के बाद जो पैसा बचेगा, अब ये पूरा का पूरा पैसा किसका है? ये पूरी की पूरी कमाई किसकी है? इक्विटी वालों की है। लेकिन अब इक्विटी वालों को हाथ में कितना देना है पैसा? दैट इज इक्विटी डिविडेंड। फिर से ये 200 रुपए पूरी इक्विटी वालों की कमाई है, ये 200 रुपए पूरी हमारे कंपनी के मेन मालिक इक्विटी शेयर होल्डर की कमाई है। लेकिन इसमें से अब इक्विटी वाले को डिविडेंड कितना देना है? दैट इज डिविडेंड डिसीजन। तो अब इसमें से फिर फाइनली हम क्या करते हैं? हम इसमें से अब बेटा देते हैं इक्विटी डिविडेंड। सर ये कितना देंगे? ये डिपेंड करेगा कि कंपनी ने कितना डिसाइड किया है देना, राइट? तो सर क्या ये जीरो हो सकता है? बिल्कुल जीरो हो सकता है। प्रॉफिट होने के बावजूद सर क्या ये जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कोई कंपल्शन नहीं है, क्योंकि समझे? अच्छा सर, समझो अगर हमने डिसाइड किया कि हमने डिसाइड किया कि हमें 60 रुपये का देना है डिविडेंड। ओके, तो सर बाकी का 140 का क्या करें? तो बाकी का जो 140 है ना, ये आपका हो जाएगा बेटा रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या हो जाएगा? मतलब कि ये वो पैसा होगा बेटा जो हमने रिटेन कर लिया हमारे कंपनी में। अब ये पैसों को हम हमारे कंपनी में रहने देंगे और फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स के लिए पैसों को यूज करेंगे। बट फिर से इक्विटी वालों का की कमाई क्या है? 60 रुपए नहीं, इक्विटी वालों की कमाई 200 रुपए है। लेकिन इक्विटी वालों को हाथ में 60 रुपए मिले यूज करने के लिए। बाकी के जो इक्विटी के 140 रुपए थे ना, वो फिर से कंपनी में ही इन्वेस्ट हो गए। समझे बात? मुझे बताइए, क्या आपको ये थोड़ा बहुत इनकम स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? कमॉन, यस कमॉन, मैं वेट कर रहा हूं। अच्छा, यहाँ पे ना ये निकालने का एक और तरीका होता है, हम बताएंगे अगले क्लास में बताएंगे। पहले मुझे बताओ, यहाँ पे ये समझ में आया आपको? इतना समझ में आया कि इनकम स्टेटमेंट कैसे बनता है? फिर से एक बार देखेंगे इसको, एक बार निहार लो इसको एक बार, ठीक है ना? अब सुनिए, अब एक चीज होती है बेटा जिसको बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। आपने सुना होगा अर्निंग पर शेयर, ऐसा शब्द सुना है कभी? ईपीएस, आपने क्या कभी ईपीएस सुना है? ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ये देखो, रिलायंस कंपनी का ईबिटडा दिया, ईबिटडा। ये देखो यहाँ पे दिया अर्निंग पर शेयर। देखो क्या दिया, अर्निंग पर शेयर क्या है? 22.37। ये दिख रहा है आपको अर्निंग पर शेयर? 22.37 है बेटा इसका अर्निंग पर शेयर। अब ये अर्निंग पर शेयर सर कैसे आया होगा? ये जो जैसे हम अभी बोला है कि रिलायंस का अर्निंग पर शेयर क्या है? 22.37, ठीक है ना? अब सवाल उठता है, सर ये अर्निंग पर शेयर आता कैसे है? तो पहली बात, ये अर्निंग पर शेयर जो है ना, कौन सा शेयर की बात कर रहा है? इक्विटी शेयर की बात कर रहा है कि हर एक इक्विटी शेयर पे हमने कितनी कमाई की। समझे? जैसे जैसे यहां पे मुझे बताओ, इक्विटी वालों का इनकम क्या है? क्या ये है इक्विटी वालों का इनकम? नहीं, इक्विटी वालों की इनकम है ये 200 रुपए। समझो अगर हमारे कंपनी में टोटल 10 इक्विटी शेयर्स है, बस शेयर होल्डर नहीं, 10 इक्विटी शेयर। तो अगर हमारी कंपनी में 10 या चलो 100 ले लो, बस हमारे कंपनी में समझो 100 इक्विटी शेयर्स हैं, कंपनी के सिर्फ 100 शेयर्स ही हैं। तो क्या बोलेंगे? पर शेयर अर्निंग है 2 रुपए। सिंपल। हमने क्या किया? हमने हमारे अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर को डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। समझे? हमने क्या किया? अर्निंग पर शेयर के लिए क्या बोला मैंने?
अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर को डिवाइड कर दिया किससे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो मुझे क्या मिल गया, तो जो मुझे मिलता है बेटा इसे बोलते हैं, यस कम ऑन, अर्निंग पर शेयर। क्या बात। तो रिलायंस कंपनी का एक कैसे निकला होगा, इसी तरीके से। तो रिलायंस कंपनी का पहले EFES लिया होगा, इसको डिवाइड कर दिया बेटा किससे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो रिलायंस कंपनी पे पर शेयर हम इतनी कमाई करते हैं, ऐसा हो गया बात। ठीक है, ये हर साल ऑब्वियसली चेंज होगा क्योंकि हर साल का हमारा अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर अलग होगा, समझे। अच्छा, ये एक चीज़ होगी, एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है, अर्निंग पर शेयर। अगला फॉर्मूला एक होता है इंपॉर्टेंट, वो होता है PE रेशो। सुना है ऐसा कभी, PE रेशो। पी रेशो होता है प्राइस अर्निंग रेशो, ठीक है ना। PE रेशो देखो, इसका P रेशो दिया हुआ है आप यहाँ पे, इसका P रेशो देखो क्या है, 28.81 दिख रहा है PE रेशो। व्हाट इज P रेशो, प्राइस अर्निंग रेशो, कितना दिया है, 28.81। P रेशो क्या है बताइए, 28.81 प्राइस अर्निंग रेशियो। क्लियर है। क्लियर है बात। तो मुझे एक बात बताइए, तो मुझे एक बात, कैसे आता है ये आता है बेटा, प्राइस अर्निंग रेशियो आता है आपका MPS डिवाइडेड बाय EPS। मतलब मतलब की सुनिए, बोलते हैं P रेशियो बताता है प्राइस अर्निंग, प्राइस मार्केट प्राइस टू अर्निंग्स। समझो बेटा, अगर मेरा अर्निंग पर शेयर है जैसे 2 रुपए, समझो मेरी कंपनी बेटा जिसका अर्निंग पर शेयर है 2 रुपए, और मेरे कंपनी का शेयर प्राइस मार्केट में चल रहा है 30 रुपीज़। इसका मतलब क्या है कि मेरे अर्निंग्स के 15 गुना, इसे बोलते हैं 15x, ऐसा लिखते हैं इसको, 15 गुना मतलब 15 टाइम्स मेरे अर्निंग्स के 15 गुना मार्केट में प्राइस चल रहा है शेयर का। ये जो 15 गुना है ना बेटा, यही है मेरा PE रेशो। सर ये क्या दर्शाता है P रेशो, सिंपल भाषा में बताता हूँ, ये दर्शाता है बेटा आपका पे बैक पीरियड। पे बैक बोलते देखो, पे बैक, आज जो पे किया कितने समय में बैक आएगा, मतलब आज अगर मैंने 30 रुपए का शेयर खरीदा तो हर साल 2-2 रुपए एवरेज में 2-2 रुपए कमाने मिलेंगे। तो आज अगर 30 रुपए मैंने पे किया तो ये 30 रुपए मेरे 15 सालों में रिकवर होंगे। समझ में आ रहा है। फिर से मार्केट प्राइस पर शेयर क्या है, मार्केट में जिस रेट से शेयर मिल रहा है 30 रुपए में, और हर शेयर पे कमाई कितनी हो रही, 2 रुपए की। तो आज अगर मैंने 30 रुपए दिया, और यही अगर देख ऑब्वियसली हर साल का EPS अलग आएगा, लेकिन एक एवरेज वे में देखें तो अगर आज 30 रुपए का शेयर है और 2 रुपए का अर्निंग पर शेयर है, मतलब कि 30 रुपए रिकवर करने के लिए 15 साल लगेंगे। अब बेटा अब आप ये सोचो कि 15 का P कितनी बड़ी बात है। कुछ कुछ कंपनीज होती है जिसका 60, 70, 100 का PE होता है, 100 टाइम्स। आपको समझ में आ रहा है, 100 टाइम्स प्राइस अर्निंग रेशियो का मतलब क्या है, मतलब कि उस कंपनी का आज जो शेयर प्राइस है ना, वो अपने अर्निंग्स के 100 गुना लिस्टेड है कंपनी। सर ऐसा जनरली क्यों होता है, इतना ज़्यादा क्यों फर्क आ रहा है इसमें, अर्निंग पर शेयर से इतना 15 गुना शेयर प्राइस क्यों लिस्टेड है? क्योंकि बेटा लोग जो है ना मार्केट में जब शेयर खरीदते कंपनी का, तो सिर्फ प्रेजेंट के सिचुएशन के ऊपर नहीं, वो फ्यूचर के, वो प्रेजेंट के सिचुएशन के ऊपर नहीं, वो फ्यूचर के भी, क्या बताइए, वो फ्यूचर के भी संभावना के ऊपर, फ्यूचर के पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर आज लोग शेयर खरीदते बेचते हैं। अगर हमें लग, जैसे ईवी, अब आज के ज़माने में ईवी जो है वो उतना बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन फ्यूचर में ईवी का ज़माना आएगा जब ज़्यादातर लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल ही यूज़ करेंगे, तब ईवी कंपनीज बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाली है आगे। तो लोग क्या करते हैं, आज से ईवी का शेयर, ईवी कंपनीज का शेयर आज से खरीद के रखेंगे ज़्यादा,
एकदम से डिमांड बढ़ा देंगे, जिसके वजह से क्या होगा बताइए, जिसके वजह से जो है उस कंपनी का शेयर प्राइस मार्केट में बढ़ता है। सब मार्केट में कंपनी का शेयर प्राइस कैसे कम ज़्यादा होता है, डिमांड सप्लाई से, सिंपल सिंपल पॉइंट है। अगर समझो हमें लगता है कि कोई कंपनी फ्यूचर में बहुत अच्छा करने वाली, तो आज लोग उसका दनादन डिमांड बढ़ा देंगे, खरीदना चाहेंगे ज़्यादा लोग, पर बेचने वाले कम रहेंगे। तो एक्सेस डिमांड की वजह से क्या होगा, हमने आपको पढ़ाया था सीए फाउंडेशन में बचपन में, एक्सेस डिमांड, कोई चीज़ को खरीदने वाले ज़्यादा है, बेचने वाले कम है, तो ऐसे केसेस में ये सेलर क्या बोलेंगे, देख भाई मार्केट में प्राइस 30 रुपये का चल रहा, तू 40 रुपये देता गया तो मैं तेरे को बेच देता शेयर। तो जब किसी शेयर का डिमांड एक्सीड हो जाता है उसके सप्लाई से, तो प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ती है शेयर की। इसी का उल्टा हमको पता चला यार ये जो अनिल अंबानी है ना, इसकी कंपनी तो डूब रही है, बेचो बेचो इसके शेयर को बेचो, अनिल अंबानी की कंपनी अच्छा नहीं कर रही हो तो डूब जाएगी, इसके शेयर को बेचो। बेचने वाले ज़्यादा हो गए पर खरीदने वाले कम है, एक्सेस सप्लाई। अब अगर समझो शेयर 1000 रुपये का होगा ना, तो बेचने वाले बोलेंगे भाई सुनना, तू 900 रुपये ले ले, तू 900 में ले ले यार, पर मेरे को ये शेयर नहीं होना। तो इसमें क्या होगा, शेयर प्राइस गिरेगी। अब सर लोग क्यों बेचना चाहेंगे शेयर, सर लोग शेयर खरीदना क्यों चाहेंगे, इसके तो हजारों कारण हो सकते हैं, कोई एक कारण नहीं होता कि लोगों ने क्यों खरीदा, लोगों ने क्यों बेचा, इसके तो हजारों कारण हो सकते हैं। ठीक है, चलिए डन है। तो अभी हमने थोड़ा सा बस बेसिक यहाँ पे बात की है ना। हाँ सर बोलते हैं सर यहाँ पे आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्यों नहीं यूज़ किया, अरे बेटा मैं बस आपको एक बेसिक इंटरप्रिटेशन दे रहा हूँ। यहाँ पे ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट 15 साल, अब समझो ऐसा हुआ अगले साल ईपीएस 10 रुपये का हो गया, तो हम बस एक बेसिक इंटरप्रिटेशन आपको सिखा रहे थे कि पीई रेशो का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, वैसे मतलब वो क्या बताना चाहता है पीई रेशो, कि वो कि कोई शेयर है, कोई शेयर जो है वो अपने अर्निंग्स के मुकाबले कितने गुना लिस्टेड है, बस वो बताना चाहता है पी रेशो। ठीक है ना, तो ये मेजरली वो चीज़ बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई वैल्यूएशन नहीं कर रहे शेयर का, हम यहाँ पे आपको बता रहे कि इसका मतलब क्या है। ठीक है ना, जनरली लोग अवॉइड करते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा पी रहा ना, तो जनरली ऐसे कंपनी के शेयर्स को जनरली अवॉइड करते हैं कि मत खरीदो। फिर इसमें और भी चीज़ें होती है, अब हम बाद में वो सब देखेंगे, अभी बस आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताना था। क्लियर है बात यहाँ तक, मुझे बताइए, डन है, मुझे बताइए कमान जल्दी, यस। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया है अर्निंग पर शेयर कैसा आता है, अर्निंग पर शेयर, तो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। क्या क्लियर है बात, आगे की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, आपको बातें समझ में आई होंगी। ठीक है ना, सो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स के बिना कुछ भी नहीं है। ये जो बात है हम हमारे नेक्स्ट क्लास में इसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और आप जो है अपने फ्रेंड्स को ज़रूर हमारे बैचेस के बारे में बताएं कि वो एनरोल कर सकते हैं, ultimatec.com पर जाके एनरोल करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक ठोक के जो ढोक लो, एंड मुझे कमेंट करके बताना कि आपको हमसे पढ़ के कैसा लगा। थैंक यू गाइस, बाय बाय, मिलते हैं हमारे अगले सेशन में, बाय बाय।